देवी और सज्जनों, घर जैसी बात के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन शहरों की बात करेंगे जो हमारे लिए घर जैसे हैं। इंदौर ऐसा कमाल का शहर है जहाँ आपको रात के 2 बजे भी खाने की बड़ी दिलचस्प चीज़ें मिल जाएंगी। सुबह के 3 बजे तक वहाँ गप चल रही है, चाय पे चाय और दुनिया जहाँ की बातें। इंदौर एक ऐसा शहर है जो मुझे बिल्कुल घर जैसा लगता है। आप बैंगलोर में कभी गांधी बाजार गए हैं? वहाँ पे एक विद्यार्थी भवन नाम की कमाल की जगह है जहाँ पे आपको प्यार से डांट कर ही डोसे खिलाए जाते हैं। अगर आप डांट कर, प्यार वाली डांट होती है उनकी, जो पापा चाचा जैसे डांटते हैं ना, अरे बाप रे। पर वो वैसा ही है और वो वैसा ही अमेजिंग है। कानपुर शहर में भी मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है। वो शहर नहीं है, वो एक वर्कशॉप है जो मध्यांतर का इंतजार कर रही है। और कानपुर के ऑटो में अगर आपका गाना बज गया तो फिर गाना सुपर हिट। अताउल्ला खान को अताउल्ला खान किसने बनाया, हिमेश रेशमिया को हिमेश रेशमिया किसने बनाया। आप लोगों को तो आदत हो गई होगी ना हवा की नमी। हाँ, मतलब अगर मैं कहीं और जाऊं और थोड़ी बारिश हो रही हो, लोगों को लग रहा हो कि ये तेज बारिश है, लोग बाप रे तेज बारिश, बाहर नहीं निकलेगी, तो मुझे हंसी आ जाती है। बारिश जब तक खींच कर चपेट ना मारे ना मुंह पर, आपको ऐसा लगे कि कोई मार रहा है, तब तक उसे तेज बारिश तो नहीं कहते। मुंबई की बारिश वैसी होती है। और बनारस में लोग यूं ही चलते चलते बहुत गहरी बात कह देते हैं। उन्होंने कहा था बनारस चिंतन का शहर नहीं है, तो मैं चौंका। विद्वानों का शहर जहाँ शंकर ने आके शास्त्रार्थ किया, तो मैंने कहा फिर बोले बनारस अवलोकन का शहर है। वाह, बनारस इज लव। मेरे पास कई अलग अलग यूनियन की मेंबरशिप है। एक तो छोटा भाई पीड़ित संघ, ये एक हमारी एक बड़ी यूनियन है। तो जो घर में छोटे भाई होते हैं उनके साथ किस किस तरह के उत्पीड़न होते हैं, चलो, उसका हमारा एक क्लब है। छोटा भाई उत्पाती संघ होना चाहिए इसका नाम। मुझे लगा कि आदमी चांद पे पहुंच जाए, कॉलोनी काट ले, लेकिन घरों में नए बर्तन, खासतौर पे कांच के बर्तनों पे पिलाई का सिलसिला, डांट का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। वो कभी आपका डिपार्टमेंट नहीं होता, वो मम्मी पापा का डिपार्टमेंट होता है कि डस्टबिन किस कलर का आएगा, कौन से ब्रांड की बकेट आएगी, या किचन में क्या सामान आएगा। ये सब जब आप खुद जाकर खरीदते हो तो एक अडल्टिंग वाली फीलिंग आती है। चम्मच से मिट्टी खोदी और जैसे मिट्टी खोदी एक मछली उछल के इनकी तरफ आई। दरअसल गमले में पहले से एक लाश गड़ी हुई थी मछली की, तो पहली चम्मच मारते ही वो बाहर आ गई। तब इन लोगों को एहसास हुआ कि ये गमला गमला नहीं कब्रगाह है। और तुम और मछलियां मार चुके हो। और भी मछलियां मर चुकी हैं, नन्ही नन्ही छोटी छोटी। Presented by Ultratech, देश का नंबर 1 सीमेंट, co-powered by Tata Copper Plus and Punjab National Bank। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। अरे मेरे बेटे को किसने पीटा। घर जैसी बातें लल्लन टॉप की 10 एपिसोड की एक नई पॉडकास्ट सीरीज है। इसमें आप देखेंगे मुंबई में रहने वाली थिएटर आर्टिस्ट गिरिजा ओक को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और उनसे संवाद करेंगे लल्लन टॉप के संपादक और दिल्ली में रहने वाले सौरभ द्विवेदी। क्या मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से खांसी हो जाती है? नहीं, पूरे बचपन हमको ये चीज बताई गई है। पता नहीं क्यों। 2 अलग अलग शहर, 2 अलग अलग दुनिया, लेकिन कितना कुछ साझा है दर्शकों की और हम दोनों बात करने वालों की जिंदगी में। इस सीरीज में हम बात करेंगे घर परिवार के बारे में, नौकरी के बारे में, अपने स्कूलों और हॉस्टल के बारे में, अपने प्रोफेशंस के बारे में। आप बायोटेक की स्टूडेंट थी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे ट्रेंड था तो हमने ले लिया बायोटेक्नोलॉजी, फिर लेकर समझ में आया कि इसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिन शहरों को घूमा, जिन भोजन को चखा, जिन संगीत, साहित्य और सिनेमा ने हमें गढ़ा, उनके बारे में ऐसी बातें जिससे हमारे दर्शक हमारे साथ रिलेट कर सकें और अपने हिस्से की याद साझा कर सकें। घर जैसी बातों में आपका स्वागत है। हमारा जो शहर है साहब, क्या बताएं, 1 नंबर का शहर कह देते, पर हमको लगता है कि नंबर जहाँ ख़त्म होते हैं ना, हमारा उरई वहाँ से शुरू होता है। मतलब स्टेशन रोड है जो ख़त्म ही नहीं होती है, फिर आता है स्टेशन जहाँ पे मिलते हैं शर्मा जी की कैंटीन के रसगुल्ले कुल्हड़ में। आप शब्दों पर गौर ना फरमाएं क्योंकि वो असल में गुलाब जामुन होते हैं, लेकिन हमारे उरई में पिछले कई हज़ार वर्षों से उसे रसगुल्ला ही कहा जाता है, भले ही ज़माना कितना भी मज़ा उड़ाए। हमारे यहाँ ठीक ठीक तय नहीं हो पाता कि धूल हवा की वजह से उड़ी है या किसी ने देसी गुटखा थूक दिया है, तो उसके दबाव में धरती उबल पड़ी है। हमारे यहाँ एक घंटा घर है जहाँ पिछले दिनों ही नगर पालिका अध्यक्ष ने
फाइनली 1 घंटा लगवा दिया है तो नाम कुछ चरितार्थ हो गया है। हमारे यहाँ तमाम बड़े पुराने खानदानी शहरों की तरह सबसे शानदार नमकीन और मिठाइयाँ सराफे वाली गली में मिलती हैं। हमारे यहाँ हर 3 मोहल्लों के बाद एक सब्ज़ी मंडी पाई जाती है और कुछ एक मोहल्ले अभी भी ऐसे हैं जहाँ से गुज़रते हुए सिर्फ एक नज़र भर देख के आपको पता चल जाता है कि इस मोहल्ले में बादशाहत किसकी है। अगर आपको बहुत सारे ब्रास बैंड वालों की वो चमकीली गाड़ियाँ दिख जाएं तो आप समझ लीजिए कि किसी की शादी की सबसे ज़रूरी रौनक यहीं से रवाना होगी। अगर आपको हवा में बारूद की गंध दिखे तो चौंकिए मत, क्योंकि हो सकता है कि इन गलियों में पुराने ज़माने के आतिशबाज रहा करते हों, जिनकी तंग गलियों के बीच बने बड़े मकानों में अब भी होली, दिवाली, दशहरा या फिर टेसू के लिए या फिर किसी और त्यौहार के लिए कहीं बच्चा पैदा हुआ, कहीं किसी की विदाई हो रही है, हथगोले और बम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि शोर बरपा है ज़माने भर में कि बात उरई की हो रही है। देवियों और सज्जनों, घर जैसी बात के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन शहरों की बात करेंगे जो हमारे लिए घर जैसे हैं, और बातचीत में हमारे साथ होंगी मशहूर अदाकारा, मशहूर पॉडकास्टर, अरे बाप रे, मशहूर सिंगर, थिएटर एक्टर, मॉडल और बायोटेक एक्सपर्ट गिरिजा ओक। Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper. उरई के बारे में बहुत सारी बातें हमने पहले भी की है और हमने भी की है, मतलब सिर्फ घर जैसी बातें भी नहीं पर अदरवाइज भी। उरई देखिए, उरई एग्जैक्टली कहाँ है, पहले तो ये मुझे उरई- बताइए। उरई जो है वो अव्वल तो ब्रह्मांड का केंद्र है, तो बाकी शहर कहाँ हैं वो उरई के संदर्भ से तय होगा। जी बिल्कुल, जी जैसा बिल्कुल, मुंबई कहाँ है तो उरई से इतने 1000 किलोमीटर जी दूर जी है। जी बिल्कुल, उरई, केंद्र उरई है। जी। उरई, कानपुर और झांसी ये 2 बड़े शहर हैं। जी, उनके ठीक बीच में ये बहुत बड़ा शहर है। ज़माना जान नहीं पा रहा है, और जैसे ही आप कानपुर से मूव करते हैं और यमुना नदी पार करते हैं तो वहाँ से बुंदेलखंड शुरू हो जाता है, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है। और उरई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ज़िला जालौन है, और वहाँ से बेतवा नदी भी बहती है, पहुज भी बहती है, पास से चंबल भी गुजरती है, और यमुना तो है ही इसके एक बॉर्डर पे। तो ये ऐसा कमाल का शहर है। और आला उदल का अगर आपने जिक्र सुना हो, ओंकारा जो फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, उसमें जो इंट्रोडक्टरी सॉन्ग था ओंकारा का, जी वो आल्हा की तर्ज पर था। धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओंकारा, जी, है ना। माथे पे त्रिशूल के जैसे 3 बल पड़ते हैं, कान पे जूं रेंगे तो भैया रान बजा चल पड़ते हैं। तो आला उदल वो वीरता की कहानियां हैं। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? आला उदल ने हराया, है ना। ये हमारे कमाल के वीर हैं, उनकी कहानी। तो आला उदल के प्रसंग में ये जगनिक का लिखा काव्य है। एक खल किरदार था इन लोगों का मामा। तो आला उदल के कंटेक्स्ट में एक खल किरदार आता है, मतलब उनकी ज़िंदगी का गब्बर, जो कि उनका मामा होता है। माहिल नाम होता है उसका, मामा माहिल। वो उरई का राजा था और निरा बदमाश था। तो बाहर के शहर वाले ये कहते हैं कि उरई वाले भी मामा माहिल की नगरी के हैं, खुरापाती हैं, इधर की उधर करने वाले हैं, तो निरे बदमाश है। माहिल तालाब आज भी बना हुआ है। और उनका जो बेटा था वो बहुत वीर था, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ था। तो हम लोग अपने आप को माहिल से नहीं, माहिल के जो बेटे थे अभई, तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ वहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है आज भी, उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। पर साहब और एक कमाल का शहर है। वहाँ पे स्टेशन रोड के पास एक मोहन चाय वाले की दुकान है। मोहन चाय वाले की दुकान पे आपको, जिनकी ट्रेन मिस हुई, जो अभी अभी ट्रेन से आए, फिर ऐसे लोग जो सुबह सुबह उठते हैं और मंजन इत्यादि नहीं करते हैं, मुंह में गुटखा दबाते हैं और एक फ्री का अखबार पढ़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, वो लोग, पुलिस वाले जिनकी ड्यूटियाँ लग रही हैं, ट्रेन से उतरे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, छुटभइये बड़भइये नेता, हर तरह के लोग आपको उधर मिलेंगे। और मोहन चाय वाले की दुकान में वो चाय लगातार खौलती रहती है, और साथ में ब्रेड है जो सीधे आँच पे सेकी जाती है, कोई तवा नहीं, टोस्टर नहीं, वो नहीं, और एकदम मलाई वलाई लगा के। तो शहर की नींद वहाँ खुलती है। फिर शहर वहाँ से रवाना होता है लालमन की दुकान पे, वहाँ पे जलेबी और समोसे पेलता है, दही के साथ जलेबी। कुछ लोगों की सुबह शुरू होती है इंदिरा स्टेडियम से,
वर्जिश करके आते हैं और फिर जितनी कैलोरी भस्म करके आए उस पर 1.25 ज़्यादा कैलोरी की फिर वो जलेबियाँ निपटाते हैं। अद्भुत शहर है उरई शहर। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठता है, अब तो रहा नहीं, पर बजाज चेतक स्कूटर पे किक मारता है, मुंह में भैरव गुटखा दबाता है। एक देसी गुटखा वहाँ बड़ा पॉपुलर था, पता नहीं अब मिलता है कि नहीं, और काम पे निकल पड़ता है। और नौकरी कोई भी हो, सिपाही, वकील, मास्टर, ठेकेदार, सबकी यूनिफॉर्म में एक अनिवार्य तत्व है, सफ़ेद रंग का एक गमछा जिसको सफिया बोलते हैं। सफिया, ऐसा हो रही शहर है साहब। वाह साहब वाह। मुझे सुबह से याद आया, मुंबई में अंधेरी स्टेशन के पास कॉर्नर पे, मुंबई के बहुत सारे कॉर्नर्स पे पुराने ईरानी होटल है। तो बहुत पहले से वो जगह है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी होती है। कॉर्नर की दुकानें बहुत प्राइम एरियाज़ मानी जाती थी। तो क्योंकि ईरानी कैफ़ेज़ और ईरानी कैफ़े के ओनर्स मुंबई के कुछ पहले इन्हेबिटेंट्स में से एक हैं, तो उनके पास बहुत सारी कॉर्नर शॉप्स थी, बहुत सारी अच्छी दुकानें। अब उनमें से बहुत सारे कैफ़ेज़ बंद हो चुके हैं, जैसे अंधेरी स्टेशन वाला कैफ़े अब वहाँ नहीं है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। हम पृथ्वी थिएटर में रात भर वॉलंटियरिंग का काम करते थे, नाटक के सेट लगाते थे, ये सब काम करके, या जल्दी सुबह उठकर इस तरफ आ रहे होते थे। मैं कांदिवली में रहती थी बचपन में, और अंधेरी स्टेशन सुबह 6:30-7 बजे पहुंचकर हम दौड़कर ईरानी कैफ़े चले जाते थे। वही सुबह का माहौल, वहाँ इसी तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ काम पर निकले हैं, कुछ नाइट शिफ्ट्स ख़त्म करके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मिक्स स्टेशन के बिल्कुल बाहर, स्टेशन रोड पे ही। और वहाँ सुबह जो पूरे दिन भर की चाय के लिए दूध आता था कई लीटरों में, उसको उबाला जाता था और उसकी मलाई निकलती थी। तो वो जो मलाई निकलती थी वो लिमिटेड क्वांटिटी में होती थी, छोटी छोटी सॉसर्स में, मतलब चाय के नीचे जो प्लेट होती है छोटी, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? कप प्लेट। तो मराठी में इसको बशी कहते हैं। बशी। वाह। तो चीनी मिट्टी की बशी में एक एक पोर्शन मलाई निकाली जाती थी। ऐसी 20-25 प्लेटें शायद वो भर लेते थे, अच्छी खासी तश्तरी, और उस पर थोड़ी सी चीनी, और भूरा नहीं, खड़ी चीनी, मतलब बड़े बड़े दानों वाली चीनी जो दांत में आए। और ऐसी कुछ 20-25 ही प्लेटें निकलती थी पूरे दिन की मलाई की, और वो आपको सुबह सिर्फ 6:30 या 7:30 के बीच में ही मिलती थी। ख़त्म तो ख़त्म, फिर दिन भर नहीं मिलेंगी। तो हमारा एम होता था कि हम भाग कर जाएं और मलाई प्लेट खाएं। और जब हमें आता देखते भी थे वहाँ के लोग, तो बहुत दूर से ही दरवाजे से ही कह देते थे मतलब ख़त्म हो गई है, या मतलब है। तो हम दौड़ कर उस ईरानी कैफ़े में जाते थे, और उस बहुत प्रिटी नहीं लगती है वो तश्तरियाँ। ईरानी कैफ़े वाली तश्तरियों में एक पुराना भूरापन होता है, जो घर जैसा लगता है, क्योंकि घर के अच्छे वाले बर्तन हमेशा मेहमानों के लिए निकलते हैं। तो हम जिनमें खाना खाते हैं वो हमेशा घर जैसे बर्तन होते हैं। तो ईरानी कैफ़े के हर बर्तन में मुझे घर जैसा फीलिंग आता है, बिकॉज़ हर बर्तन थोड़ा सा चिप्ट होता है, थोड़ा टूटा होता है। उसमें कोई ऐसी बात होती है जो सालों साल उसके बर्तन होने की निशानी होती है। और तो उसमें से उस मलाई को सुबह सुबह खाना, ये मेरे लिए इतनी कोर मेमोरी है ना मुंबई की। और जिस दिन वो बंद हुआ, मुझे याद है मैं और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, हम दोनों ही साथ काम करते थे पृथ्वी थिएटर में, हमारे नाटक के काम साथ होते थे। हम उस जगह के सामने, वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया उसको बंद करके, और हम इतना रोए उस जगह को देखकर, उसे जब टूटते हुए देखा। अरे बाप रे। अभी पिछले दिनों मैंने मानव कौल का एक उपन्यास है साक्षात्कार, वो पढ़ा। उसमें बहुत दिलचस्प ढंग से एक मुंबई के ईरानी कैफ़े का जिक्र आता है, क्योंकि वहाँ प्रोटैगनिस्ट मिलते हैं। ये जब आपने बर्तनों की बात कही, मैं आपको गिरिजा जी ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास कई अलग अलग यूनियन की मेंबरशिप है। एक तो छोटा भाई पीड़ित संघ, ये हमारी एक बड़ी यूनियन है। तो जो घर में छोटे भाई होते हैं उनके साथ किस किस तरह के उत्पीड़न होते हैं, अरे चलो, उसका हमारा एक क्लब है। छोटा भाई उत्पाती संघ होना चाहिए इसका नाम। क्योंकि जो देखो बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, जो दो लोग होते हैं ना घर में, बच्चे, उनमें से जो छोटी व्यक्ति होती है ना, वो कभी पीड़ित नहीं होती।
वो हमेशा सबसे ज्यादा ऊधम करने वाली। तुमको देखते ही मुझे लगा था कि तुम मिल मालिकों की तरफ से भेजे गए एजेंट हो, इसलिए ये बातें कर रहे हो। ऑल्दो मैं अकेली हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे कोई भाई बहन है नहीं। मेरी पत्नी को भी, गुंजन को, ये चीज समझ में नहीं आती कि उत्पीड़क संघ क्या होता है, क्योंकि वो भी अकेली है। बिल्कुल नहीं होते। लेकिन तो एक जैसे मेरी ये यूनियन है गाइज, आप लोग समझ रहे होंगे, छोटा भाई या छोटी बहन पीड़ित संघ। एक है जिसमें एक संघ है, एक यूनियन है हमारी, जिसमें हमें नए बर्तन ना इस्तेमाल करने को लेके डांट पड़ी है। और ये अभी कुछ ही महीने पहले हमारे घर में हुआ। हमारे एक गार्जियन फिगर जैसे हैं, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और कई देशों में घूमे हैं, अशोक सर। तो बड़े स्नेही, बहुत वेल रेड, बहुत वात्सल्य, ऐसे पुरुष मुझे इतना लुभाते हैं जो वट वृक्ष से होते हैं, ज्ञान से भरे, करुणा से भरे, वो वैसे हैं। तो वो कज़ाकिस्तान गए थे घूमने, तो वहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग का बड़ा अच्छा काम होता है। तो वो हमारे लिए, हमारे घर के लिए सुंदर सी 2 तश्तरियाँ और उनके ऊपर रखे कप लेके आए। अब जैसा हर मध्य वर्ग के घर में होता है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको संभाल के रख दीजिए, अच्छे कपड़े, अच्छे बर्तन जब मेहमान आएंगे तब निकाले जाएंगे। बिल्कुल। मेरा तर्क ये है कि मेहमान 365 में 15 दिन 25 दिन आएंगे, 340 दिन हम हैं, तो हमें उनका भोग पहले करना चाहिए। मेहमानों को तो आप सामान्य में भी पिला सकते हो। तो एक रोज़ हमने उस गोल्ड से प्लेट वाले उस बहुत सुंदर से येलो कलर के कप में ऐसे ग्रीन टी, जैस्मिन टी कुछ बना के पी ली, या काली चाय नींबू। मुझे ये ताकीद दी गई कि आप हेल्प का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप अभी इसको धो के और पोंछ के, गाइस गीले बर्तन नहीं रखने होते हैं अलमारी में, उनको सूखे कपड़े, गीले कपड़े सूखे कपड़े से पोंछ के रखना होता है, वरना कीड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि आदमी चांद पे पहुंच जाए, कॉलोनी काट ले, लेकिन घरों में नए बर्तन, खास तौर पे कांच के बर्तनों पे पिलाई का सिलसिला, डांट का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लगा, मैंने कहा भाई कप ये, बोले नहीं ये अच्छे कप हैं, महंगे कप हैं, इनको संभाल के रखना है। और वो संभाल के ही रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिंधु घाटी सभ्यता से निकली हुई कोई ब्रॉन्ज की वो है भाई, उसको दूर से देखना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि कई बार जब हमारे घर की जो दरोगा हैं वो नहीं होती हैं, तो मैं अपने सुख के लिए चुपचाप उसमें पानी उड़ेल के पी लेता हूँ। अरे हाँ, कर लिया धप्पा 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 टाइप से। तो अब क्योंकि ये आवाज़ कर रहे हैं, इनको मैं हटा देती हूँ, लेकिन इनको हटाते हुए इनकी कहानी भी सुना देती हूँ। जी जी बिल्कुल। आज हम शहरों की बात कर रहे हैं और मेरे बहुत ही मनपसंद शहरों में से एक अहमदाबाद, जहाँ से मैंने ये झुमके खरीदे हैं। तो अहमदाबाद में एक एरिया है बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर, मुझे सुंदर लगता है, जहाँ पर एक रानी नो हजीरो नाम की मॉन्यूमेंट है। अहमदाबाद का नाम जिस राजा से है, अहमद शाह बादशाह, उसकी रानियों की कब्रें हैं वहाँ पर। ओके। और राजाओं की भी है, मतलब उनकी और उनके ब्रदर्स की और अच्छा परिवारजनों की। तो एक है राजा नो हजीरो और एक है रानी नो हजीरो। और वो जगह इतनी अद्भुत है, बहुत ही बिजी और छोटी छोटी गलियों वाले मसालों की दुकानें, मुखवास की दुकानें, ऐसी तरह की ज्वेलरी की दुकानें, कपड़े की दुकानें, इनकी बहुत छोटी गलियों वाला एक भरा हुआ मार्केट है। उसके बीच से एक गली निकलती है, आपको पता भी नहीं चलेगा इसके पीछे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। और मैं वहाँ रहा करती थी 50 दिन। मैंने बहुत सारे गुजराती नाटकों में काम किया है। तो जैसे परेश रावल जी के साथ भी? जी, मेरा आखिरी नाटक परेश जी के साथ था, डियर फादर नाम का। उसके भी मैंने बहुत सारे टूर्स किए, लेकिन उसके पहले के जो नाटक थे तब हमारे बहुत लंबे टूर्स हुआ करते थे। तो जैसे मराठी नाटक मुंबई और पुणे में मेनली स्टेज किए जाते हैं, वैसे गुजराती नाटक मुंबई और अहमदाबाद में मेनली स्टेज किए जाते हैं। तो अहमदाबाद को बेस बनाकर हमने पूरा गुजरात नापा है। तो अहमदाबाद में हम 50 दिन 60 दिन ऐसे रहा करते थे, तो लगभग वहाँ घर ही बसा लेते थे। तो अहमदाबाद के जिस एरिया में हम रहते थे वो रानी नो हजीरो के बहुत पास था। वो पुराना जूना बाज़ार कहते हैं उस एरिया को, या GPO उस एरिया को कहते हैं। वहाँ की 2 चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एक तो उसके बारे में खैर बहुत सारा कवरेज अब हो चुका है। एक ऐसी होटल है वहाँ पर जो कब्रिस्तान के बीच में बनी हुई है। What? लकी नाम का कैफ़े है, जहाँ पर आपको
एक टिपिकल कैफ़े की तरह चाय और कुछ बेसिक बन मस्का टाइप की चीज़ें, कुछ खाने के लिए भी चीज़ें मिलती हैं। और वो जिस जगह बना है वहाँ पे पहले कब्रें थी, तो अब उनको हटा कर उनको बिल्कुल सपाट करके तो उस पर बनाना ठीक नहीं लगा होगा उनको, तो वो कब्रें वैसी ही हैं। तो उस रेस्टोरेंट के बीच में कब्रें हैं जिनमें ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और उसके आसपास लोग बैठकर खाना खाते हैं। तो आप लिटरली एक टेबल पे बैठे हो सकते हो और आपके बगल में एक कब्र है। इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी दुकान है। आप ये कब्रिस्तान में कैफ़े का जिक्र कर रही हैं। अरुंधति रॉय का जो पिछला नॉवेल था मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, वो ऐसा ही है कि वो दिल्ली में एक जगह कब्रिस्तान, वहाँ कौन से लोग रहते हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी। अगर आप जो भी आपके वैचारिक आग्रह हों उनको किनारे रख के सुंदर मार्मिक अंग्रेज़ी गद्य पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की तो बहुत बात होती है, बुकर प्राइज़ भी मिला है अरुंधति रॉय को उसके लिए। ये उपन्यास भी पढ़ा जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कितनी सुंदर किताब है। Yes. और वो मैं उन शहरों पर भी आऊँगी, केरला की वो कहानी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और आज हम बात करने वाले हैं उन सारे शहरों की जहां हमें घर जैसा लगा है। इंदौर, जोधपुर, चंडीगढ़, रायपुर, बनारस, कानपुर। अहमदाबाद मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। एक तो मैं वहाँ बहुत रही हूँ, मैं बहुत घूमी हूँ, और क्योंकि मैंने इतना लंबा समय वहाँ बिताया है तो मैंने बहुत देखा है अहमदाबाद को। छोटी छोटी गलियाँ, अलग अलग मोहल्ले, और ये जो पुराना जो एरिया है जहाँ पर जिसकी मैं बात कर रही थी, तो हम वहाँ एक दिन गए और उस मार्केट में हम घूम रहे थे, कुछ खरीदा, और फिर मैंने किसी से पूछा मार्केट में कि मुझे देखना है अंदर से रानी नो हजीरो। तो उसने किसी को आवाज़ लगाई, उस इंसान ने, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया, उसने कहा जॉन मुझे मतलब देखना है। मैंने कहा हाँ देखना है, चलो। और तो मैंने कहा तुम दिखाओगे? तो उसने कहा हाँ, और वो दौड़ कर अंदर गया। तो उन मॉन्यूमेंट्स के आसपास इधर उधर लोग रहते हैं, उनके घर है वहाँ पर। तो वो गया कहीं अंदर और एक बड़ा सा चाबी का गुच्छा ले आया जिसकी रिंग ही इतनी बड़ी थी, स्टीयरिंग व्हील जितनी, जिसमें बड़ी चाबियाँ लगी थी, और उसने उसको कंधे पर लगाया। You said बड़ी चाबियाँ, you said बूढ़ी चाबियाँ। बड़ी चाबियाँ, मुझे सुनाई दिया बूढ़ी चाबियाँ। और बूढ़ी भी थी। बड़ी और बूढ़ी चाबियाँ, और इतनी लंबी। और उस गुच्छे को उसने कंधे पर लगाया जैसे पर्स टांगते हैं, और उसने दौड़ लगाई, और हम उसके पीछे जा रहे हैं छोटी छोटी गलियों में अंदर। उसने एक बड़ा सा दरवाज़ा खोला उस चाबी से और हमें रानी नौजीरों के अंदर ले गया, और एक बच्चे ने हमें वो पूरी जगह दिखाई और यूँ बातें कर रहा था, ये रानी की कब्र है, ये उसकी बैठ की है, ये उसकी भतीजी की। एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट एंड इट्स वेरी ओल्ड एंड इट वाज समथिंग एल्स। उसके बाद मैं वहाँ 3-4 बार गई, पर बहुत सारे अहमदाबाद के लोग भी वहाँ नहीं जाते। तो अहमदाबाद शहर का जो लोगो है एक बहुत ही इंट्रिकेटली कार्व्ड जाली है, ऐसे यू शेप में, ऐसे पत्ते के शेप में, वो उसका नाम है सिद्दी सैयदनी जाड़ी जी। तो ये उसके आसपास का इलाका है। उसके ठीक सामने एक बड़ा मशहूर हेरिटेज होटल है। जी हाँ, मंगलदास हाउस ऑफ एमजी, जिसके छत पर एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है अगासिया नाम का, जहाँ पे बहुत सुंदर थाली मिलती है। मैं वहाँ रही भी हूँ उस होटल में, और वहाँ के हर कमरे का नाम उस घर के मेंबर पे है जिसका वो कमरा हुआ करता था। तो बकुल मासी का एक कमरा है, किसी बुआ का एक कमरा है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर जगह है। आपने जिक्र किया तो मुझे ये मैं एक खलिश की तरह दर्ज कर रहा हूँ ताकि इसको मैं दूर कर सकूँ। चुनाव के सिलसिले में हमारा गुजरात जाना हुआ है, ठीक कहें तो 2 दफ़ा, 2017 में और 2022 में। और 2017 में तो बहुत विस्तार से मैंने पूरा काठियावाड़, पूरा सौराष्ट्र घूमा। तो भावनगर, जूनागढ़, इनफैक्ट जूनागढ़ में मुझे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मिली। मेरी मेज़ पे एक शेर रखा है, तो हम लोग जूनागढ़ गए, मैं और रजत साथ में थे 2017 के बाद। तो हम लोग बिल्कुल नए नवेले छौने थे तब, और बड़ा कमाल का चुनाव हो रहा था गुजरात में उस साल, और बीजेपी की निरंतर चली आ रही सत्ता गंभीर खतरे में थी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और उसका पूरा माइट ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र में, राज्य में सत्ता थी, दे दीजिए और संभाल के, और दूसरी तरफ ये चैलेंजर्स थे, अल्पेश, हार्दिक एंड जिग्नेश, और कांग्रेस चैलेंज कर रही थी। सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन टू कवर।
तब हम लोग लाइव किया करते थे। तो जूनागढ़ हम लोग गए और मैं अक्सर दोस्तों से मजाक में कहता हूँ कि कॉर्बेट में टाइगर नहीं है, मजाक में कहता हूँ। और क्योंकि हम 3-4 बार गए, हमें नहीं दिखे। फिर हम पन्ना गए, वहाँ भी टाइगर नहीं दिखे, और एक आध जगह नहीं गए। तो मैंने अपने एक दोस्त से, हमारे एक दोस्त हैं JDU में हमारे साथ पढ़े हैं, राजस्थान में IPS है, अनिल बेनीवाल। तो मैंने उनसे कहा यार टाइगर है नहीं। ये सारे जो हमारे गाइड भैया लोग हैं ना, ये जाके ऐसे पगमार्क बना देते हैं और फिर बताते देखो यहाँ सुसु किया, देखो यहाँ स्क्रैच किया, होते नहीं हैं और बस गाड़ियाँ इधर उधर घुमाते रहते हैं, जो कि मजाक में कही गई बात थी। तो उन्होंने कहा कि बाबा बोलते हैं वो मुझे। JNU में क्या है कि जो ऐसे सीनियर और थोड़े थिएटर टाइप के लोग हैं, सब एक दूसरे को बाबा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा बाबा आप रणथंभौर आओ, यहाँ नहीं दिखेगा तो फिर दिखेगा ही नहीं। अच्छा। सो एज द लक विल हैव इट, रणथंभौर में घुसते ही विदिन 3 मिनट्स हमें एक टाइगर दिखा, रिद्धि सिद्धि वाला एक बड़ा फेमस वहाँ पेड़ है, और वो हमारे साथ बहुत दिन तक रहा। इस कहानी पे कि देश में टाइगर नहीं है, मेरा यकीन और पुख्ता हुआ था, क्योंकि जब मैं गुजरात गया तो गिर गया जी। और गिर में मुझे शेर देखने थे। तो हमारी एक दोस्त हैं, वो फॉरेस्ट सर्विस में है, दीपिका, कर्नाटका में। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं शेर देखने जा रहा हूँ, मुझे टाइगर तो कहीं दिखे नहीं, शायद शेर दिख जाए। तो उसने कहा शेर? गिर में शेर ऐसे कुत्तों की तरह झुंड में बैठे रहते हैं, आज तक मुझे कोई नहीं मिला जिसे शेर ना दिखा हो, और मुझे गिर में शेर नहीं दिखा। तो सर प्रॉब्लम आप में है। तो मैंने अपने लाइव में बोला कि क्या यार कहीं टाइगर नहीं दिखते हैं, गिर में शेर नहीं दिखा। हमारे एक दर्शक ने जूनागढ़ के ये बात सुनी और हम अपने होटल कमरे में बैठे लाइव कर रहे थे। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कौन कौन से होटल हो सकते हैं। आफ्टर कपल ऑफ आवर्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रिसेप्शन कि सर कोई आपसे मिलने आया है। तो मैंने जैसे पूछा कोई आने वाला था क्या, तो बोला नहीं। तो मैं नीचे आया, मैं भूल गया, हम लोग कुछ काम कर रहे थे तैयारी में। फिर कॉल आया 15-20 मिनट बाद, सर वो वेट कर रहे हैं। मैंने वो सॉरी आते हैं। सिंपल से दिखने वाले, उनको कुछ स्पीच का इशू भी था। एक व्यक्ति आए, बोले आप हमारे गुजरात आए हैं और आपको शेर नहीं दिखा, मैं आप लोगों को बहुत गौर से देखता हूँ। एंड वी वर लिटिल नर्वस एज वेल, क्योंकि हम पहली बार एक गैर हिंदी राज्य में कवरेज करने जा रहे थे। जी। 2016 में शुरू हुआ, लॉन्टॉप 17 में यूपी इलेक्शन किया और फिर गुजरात पहुँच गए। तो वो मेरे लिए शेर लेके आए। ओह। तो ये अनघड़ सा शेर मैं हमेशा अपनी मेज़ पे रखता हूँ। ये तो मुझे, ये वो शेर है तुमने जो गिर में देखा आखिर? ये वो शेर है जो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग कितने भी हम पे झूठे लांछन लगाएं, जब तक हमारे दर्शकों की सत्ता और हमारे दर्शकों का अंकुश और हमारे दर्शकों का अकीदा, यकीन हमारे साथ है, ये अनघड़ से शेर सा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी जाति समूह का नहीं है। बस इसको ध्यान रखना है कि वहाँ कोई एक है जो हम पे बड़ा यकीन करता है। सो ये हमेशा मेरी मेज़ पे रहता है। अभी जिक्र हुआ ना, तो गुजरात खूब घूमा, पुराना अहमदाबाद एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैंने अब ये गांठ बांध ली है। माय नहीं होती जैसे कोई कसम की गांठ बांध लेती थी कुछ, जैसे रंग दे बसंती में भी दिखाया किरण खेर ने वो धागा बांध रखा था, कि अब मैं जब भी जाऊंगा गुजरात तो मैं पुराना अहमदाबाद गली गली घूमूं। गली गली घूमने का सुख बहुत ही अलग खास है। मेरे पास भी एक शेर है, हालांकि वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, पर वो टाइगर वाला शेर है। You mean बाघ है? बाघ है, सफ़ेद कलर का और काली स्ट्राइप्स वाला, मोहन, और टॉय है छोटा सा। तो उसमें अगर चाबी भरो तो वो यूँ पाउंस करता है। वो मुझे रास्ते पर मिला, सड़क पर कहीं रखा हुआ। तो पहले तो थोड़ा ऐसा लगा कि पता नहीं उठाना चाहिए या नहीं। मैं स्पेन गई थी और बार्सिलोना में, स्पेन की पूरी ट्रिप में हम कुछ दोस्त साथ मिलकर गए थे। तो हमने बहुत सारे हॉस्टल्स में स्टे किया। तो वहाँ पे कुछ कॉमन रूम्स होती हैं, कुछ अलग से आपकी डॉर्मेटरी जैसी रूम्स होती है। तो हमने हर तरह के एक्सपीरियंसेस वहाँ लिए। और वहाँ की जो कॉमन रूम है, वहाँ पे पूरे हॉस्टल के सब लोग मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, सब साथ में होता है। तो वहाँ आपस में बहुत इंटरेस्टिंग और अलग अलग लोगों से दोस्ती होती है। तो मैं 2 चेकोस्लोवाकियन लड़कों से मिली और हमारे पूरे ग्रुप ने उनसे दोस्ती की। वो दोनों ही वहाँ घूमने आए थे, दोनों ही शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। हमने एक दूसरे को अपने बच्चों के फ़ोटोज़ दिखाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा और अलग सा कनेक्शन बन गया, क्योंकि उनके एक बेटी का बर्थडे और मेरे बेटे का बर्थडे एक दिन आगे पीछे था।
तो इस पर हमारी बात शुरू हुई और हम सब साथ कहीं घूमने निकले थे और हमें वो छोटा सा शेर मिला। तो वो शेर उन्होंने मुझे दिया और तब हमारी बात ये चल रही थी कि कैसा था एक्सपीरियंस किसी ट्रैवल का, किसी नए शहर को देखने का एक्सपीरियंस कैसा लगता है, इस पे बात चल रही थी। तो वो अपनी बातें बता रहे थे, हम अपनी बातें बता रहे थे। उस ट्रिप में मेरा वॉलेट चोरी हो गया था, तो मेरे लिए वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। उस वॉलेट चोरी हो जाने का, सारे कार्ड्स खो जाने का, आईडी कार्ड्स खो जाने का ट्रॉमा, उससे डील करना और एक नया शहर देखना और इतनी अच्छी चीज़ें एक साथ हो रहा था ये मेरे साथ। तो मैंने स्पेनिश में एक टर्म सीखा उन्हीं से, bueno pero malo, malo pero bueno। bueno मतलब अच्छा, pero मतलब बट यानी कि पर, मालो यानी बुरा, बुरा पर अच्छा, अच्छा पर बुरा। तो किसी भी एक्सपीरियंस को आप एक जवाब नहीं दे सकते, अच्छा था या बुरा था, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दोनों साथ था। तो उस शेर का नाम है bueno pero malo, malo pero bueno। और ताकि मैं इस बात को याद रखूं, वो शेर उन्होंने मुझे दे दिया था कि अब तुम इस बात को हमेशा याद रखोगी। मैं उनसे कह रही थी कि इतना बुरा हुआ मेरे साथ, मेरा वॉलेट, पर अच्छा भी तो हुआ और दोनों चीज़ें साथ हो रही थी। तो मेरे पास भी वो एक मैं उसकी फ़ोटो लेकर अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगी। एक गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, मैं उसकी दूसरी पंक्ति ना भूल जाऊं, इसलिए मैं उसको ठीक से शुद्ध ढंग से पढ़ना चाहता हूँ। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्यस्यसि। सुख दुख दुख सुख मतलब सब में समभाव रहना चाहिए। ये इतनी सुंदर लाइन है ना, सुखे दुखे समे कृत्वा। तो बार्सिलोना आपको घर जैसा लगा? मैंने बहुत तारीफ सुनी है, कभी नहीं गया। मुझे बार्सिलोना बहुत सुंदर लगा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मेरी पूरी स्पेन ट्रिप में लगा सेवी। सेवी वो जगह है जहाँ पे फ्लेमेंको डांस का उगम हुआ। फ्लेमेंको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डांस का प्रकार है जिसको कथक के साथ आप इक्वेट कर सकते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखाया गया जी। तो वो थोड़ा सा फ्लेमेंको एड़ी जोर से मार के और टक 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 वैसे वाला। जी बिल्कुल। सो पुरुष वैसे नाचते हैं टैप करके, लड़कियां बहुत सुंदर स्कर्ट्स और फैन्स पकड़ के नाचती हैं, और वो उस फैन को खोलना और बंद करना इतना अद्भुत लगता है क्योंकि वो बिल्कुल बीट पे उसे खोलती है और फिर उसे बीट पे बंद करती है, उसकी एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ को बीट की तरह यूज़ किया जाता है। और फिर उनके हाथ में वो लकड़ी के दो ऐसे सीपियों की तरह उसका आकार होता है और उसे अंगूठे में और उंगली में पहना जाता है और उसको यूं करो तो उसकी आवाज़ आती है। क्लैप टाइप। हाँ, तो ये आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे फोक म्यूज़िक में अलग अलग शेप्स के लकड़ी के दो खड़ताल, हाँ खड़ताल जैसे, जिसको मराठी में चिपड़िया, हनुमान जी की जो पुरानी भक्त हनुमान की मूर्ति दिखती है ना, उसमें भी वो ऐसे तो मराठी में से चिपड़िया कहते हैं उसी को। तो बहुत सारे संत जो जिस तरह का म्यूजिक बनाते हैं या कीर्तन में यूज होता है, मांगनियार्स यूज करते हैं, तो वो बहुत सिमिलर उसके। तो इसके बारे में इनफैक्ट मैं कुछ सुन रही थी जो विलियम डरिम्पल और अनीता आनंद बता रहे थे अपने पॉडकास्ट पर कि इसके बहुत ओरिजिन सिमिलर है। कैस्टनेट्स जिनकी बात कर रही हूँ, वो खड़ताल, चिपड़िया, ये सब चीज़ें बहुत सिमिलर जिप्सी कल्चर से ओरिजिनेट करती है और फिर आप इसके रूट्स ट्रेस कर सकते हैं कि ये कैसे दुनिया में फैली और ये कैसे फोक फॉर्म्स का हिस्सा बनी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लेकिन वो कैस्टनेट्स के साथ नाचते हैं सेवी में, और सेवी में हम एक जगह गए थे, फ्लेमेंको म्यूज़ियम, जहाँ हमने वो नॉर्मल पीपल वाला जो शो था, बहुत सारे लोग जहाँ बैठकर एक तरह का प्रेजेंटेशन देखते हैं कि क्या होता है फ्लेमेंको, ये होता है फ्लेमेंको, वैसा वाला शो जो था, जो थोड़े कम यूरोज़ का टिकट था उसका, वो हमने मिस कर दिया, हम लेट पहुँचे। तो वहाँ जाकर नहीं देखेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने मेरे दोस्तों को कन्विंस किया कि हम उससे 3 गुना ज़्यादा महंगा टिकट खरीद कर एक प्राइवेट शो देखें जिसके आर्टिस्ट बेटर है। ज़ाहिर सी बात है वो छोटे ऑडियंस के लिए है, तो वो सिर्फ 15 से 20 लोगों के लिए ही वो छोटा सा परफॉर्मेंस था। तो हम वहाँ जाकर बैठे और वहाँ बिल्कुल यहाँ सामने फ्लेमेंको डांसर्स नाच रहे थे। और किसी परफॉर्मर को इतने करीब से देखना ना एक्साइटिंग होता है और रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर वो एक क्षण के लिए भी उस परफॉर्मेंस से अलग हो जाए या डिटैच हो जाए तो वो डिसऑनेस्टी पकड़ी जा सकती है और फिर आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तो मुझे भी जब ऑडियंस बहुत करीब बैठते हैं ना नाटक में, तो डर सा लगता है, क्योंकि
ऐसा एक मोमेंट हो सकता है कि आप उसमें से निकल कर कोई टेक्निकल चीज़ पर फोकस करो और वो एक मोमेंट की डिसऑनेस्टी पकड़ी जाती है क्योंकि वो आंखों में दिख जाता है। तो मैं देख रही थी उनको और पहले एक औरत आकर बैठी और उन्होंने एक भारी सी आवाज़ लगाई। उनके बगल में एक आदमी आकर बैठा और उन्होंने गिटार छेड़ा, बस कोई म्यूज़िक और नहीं, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं, कोई प्लेयर्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 लोग, एक औरत जो अपनी सिर्फ आवाज़ का उपयोग कर रही थी और एक जो गिटार बजा रहे थे, और बाकी सारा रिदम उस डांसर आदमी के जूतों में और उस लड़की के हाथ के कैस्टनेट्स में था। और अगला 1.5 घंटा मैंने जो देखा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतनी करीब से वो डांस बहुत पैशनेट होता है और आप उसको महसूस कर सकते हो। उस रूम की एनर्जी बदल गई थी और हम वहाँ से बाहर निकले और कुछ एक 1.5 घंटे तक मैं उसी में थी और सभी इतना खूबसूरत लगा मुझे। वो शहर इतना सुंदर है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ का खाना अच्छा है और अगर कोई स्पेन जा रहा हो तो प्लीज़ आप मेरी तरफ से सेवी ज़रूर जाए। उसका स्पेलिंग SEVILLE है, उसको ऐसे सेवी और सवी कहते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस। आप ये जिक्र कर रही थी, इसमें खाना बदोश जातियों का जिक्र आया। पिछले दिनों मैं अपने गांव गया था, उसके बाद कन्नौज गए थे, एक कार्यक्रम अटेंड करना था पारिवारिक। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग मिले जो अतर का काम करते हैं, हिस्टोरियन भी हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताई कि जो यूरोप में आपको रोमाज मिलते हैं वो असल में कन्नौज से बंदी बना के ले जाए गए लोग हैं, और जितना आपको यूरोप में परफ्यूम दिखता है, जो कि भारत में बहुत पहले से अतर का काम हो रहा है जी। तो वो ये जातियां हैं जो परफ्यूमरी की चीज़ें लेके गई, ऐसा उन्होंने दावा किया और कई उसमें दलीलें भी दी। इतना इंटरेस्टिंग था। तो स्पेन के सारे पैलेसेस का जो काम है, उसकी जो कारीगरी है, उसमें जो कार्विंग है, उसमें आपको इतने अलग अलग जगह के आर्किटेक्चर की छाप मिलेगी क्योंकि ये वर्कर्स वहाँ से जाते थे। तो बहुत सारा इस्लामिक इन्फ्लुएंस है वहाँ के आर्किटेक्चर पे, कार्विंग्स में बहुत सारी जगह। तो आपको बिल्कुल मतलब वो डिज़ाइन का पार्ट है, लेकिन आप देख सकते हो कि वो पुराने अरबिक अल्फाज उसमें लिखे गए हैं, नुक्ते आपको दिखते हैं, आपको वो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। जैसे हमें जिस तरह का इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने की आदत है, वैसा सा ही कार्विंग स्पेन में हर जगह है। लेकिन वहाँ पे इस्लाम तब था नहीं, लेकिन लेबर्स कहीं और से आए थे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्फ्लुएंस है वहाँ के पैलेसेस का, और बहुत सुंदर। अगर आप इस तरह से स्पेन को देखने जाएं तो देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन्फ्लुएंस का जिक्र कर रही हैं। ओरछा एक बहुत खूबसूरत जगह है। जी बिल्कुल। आप गई हैं? मैं गई नहीं हूँ, हाल ही में एक फ़िल्म वहाँ पर शूट हुई थी जो मराठी फ़िल्म है। अच्छा। संगीत मानापमान नाम का एक बहुत पॉपुलर मराठी संगीत नाटक है जिस पर एक फ़िल्म बनाई गई और उसका शूट ओरछा में हुआ है। तो वैसे तो हमारे बुंदेलखंड में कई खूबसूरत जगहें हैं, जिसमें पन्ना है, खजुराहो है, जी जी। कंदरिया महादेव के मंदिर, और क्या खूबसूरत वहाँ पे काम की, योग की मूर्तियाँ हैं, इन पे बहुत बात होती है। चंदेरी पे अब स्त्री की वजह से बहुत बात होने लगी है। ओरछा में वल्चर्स की सेंचुरी है और पुराने ज़माने के राजाओं की रानियों की छतरियाँ बनी हैं नदी के किनारे, और वहाँ पे आपको वल्चर्स दिखते हैं। तो वो जीव विज्ञान की दृष्टि से बहुत दिलचस्प जगह है। नदी तो है ही बेतवा, और खूब उसमें बड़े बड़े पत्थर, तो आप शिलाखंडों पे बैठ के कलकल नदी का प्रवाह देख सकते हैं। राम राजा का मंदिर है, तो राजा के तौर पे राम अयोध्या में पूजे जाते हैं और ओरछा में पूजे जाते हैं। बाकी सब जगह भगवान राम है, रामलला वो सब है ना, और अयोध्या और ओरछा में वो राजा राम है। तो राम राजा का मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे जो देव राजा थे, उन्होंने, जहांगीर उनके दोस्त थे, तो जहांगीर कहीं से आ रहे थे तो उनको एक रात रुकना था, तो उनके लिए महल बनवाया था, विच इज़ कॉल्ड जहांगीर महल। जी। तो जहांगीर महल है और रानी का एक शीश महल है, और वहाँ के झरोके से, सुंदर जालीदार झरोका है, सामने एक बड़ा सा मंदिर है जो अधूरा बना मंदिर है, पुराना ASI के अंडर में, वो दिखता है। तो इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं ओरछा की। सर्दियों के वक्त इट्स अ पैराडाइज। हिस्ट्री है, रिलीजियस टूरिज़म है, नेचुरल टूरिज़म है, तीनों चीज़ें। और झांसी से 25-30 किलोमीटर की दूरी, तो आप आधा पौन घंटे में पहुंच सकते हैं। झांसी एक बड़ा
स्टेशन है उस रूट पे। ओरछा में 4-6 बार ही गया हूँ, पर आप ऐसे सोचते हो ना घर जैसे शहर, मतलब कैसे शहर? वो शहर जहाँ आपको सुकून लगे, वो शहर जहाँ बसना चाहें क्योंकि आपका दिल, आपका मन बस गया है वहाँ पे। वो शहर जहाँ पे आपको हवा में ना अपनत्व लगे, थोड़ा सा अनघड़पन लगे, और वो शहर भी जहाँ पे आपके दोस्त ऐसे हों घर जैसे। जैसे इंदौर एक शहर है, और मेरे कई बड़े जिगरी हैं इंदौर से। तो हमारे एक दोस्त हैं, कपल हैं वो, धरा और निखिल, और वो लोग बहुत कमाल का काम कर रहे हैं आदिवासी समाज से आने वाले बच्चों के लिए। मृत्युंजय भारत ट्रस्ट के नाम से एक बड़ा लिट चौक के नाम से फेस्ट भी करते हैं। तो हमारा हर बार झगड़ा होता है जब मैं इंदौर जा रहा हूँ, तो उनका ये होता है कि आप होटल में क्यों रुकेंगे, तो घर में रुकेंगे। और पुराने ढंग का उनका घर बना है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, और काकी हैं जो पोहा खिलाएंगी। तो मेरे लिए वो मालवा सिमट आता है उस घर में। एक पुराना कुत्ता है, कुछ पुराने पेड़ हैं, हाँ, पुराना कुत्ता, लगभग बूढ़ा हो चुका कुत्ता है। गणपति की एक बड़ी सी मूर्ति है, और वो भी बहुत पुरानी सी है, मतलब कोई कह देना कि साहब खुदाई में निकली तो ये यकीन मान लो। और पुरानी सी रसोई है। जब पुरानी सी रसोई के बड़े जतन होते हैं कि डब्बे डब्बियाँ हैं, कहीं से कुछ निकलेगा, थोड़ा जीरावन निकलेगा, थोड़ा ये निकलेगा। तो काकी वो बड़ी दिलचस्प चीज़ बनाती हैं, और काकी वैसी हैं जैसी किसी भी महाकाव्य में किसी किरदार में आप वात्सल्य भरेंगे, है ना। थोड़ा सा भरा शरीर, सूत की साड़ी, बहुत करुणामयी आँखें, चश्मा, और जो बुज़ुर्गों से खुशबू आती है, जो केयर आती है, उनसे वैसी आती है। और फिर फर्स्ट फ्लोर पे ये इन लोगों के कमरे हैं। और धरा निखिल को अतर का, मैं अभी अतर का जिक्र कर रहा हूँ, तो बड़ा शौक है। अलग अलग जगहों से वो लोग परफ्यूम का शौक है, और उन कमबख्तों को मोजों का शौक है। तो उनके लिए कहीं जा रहे हैं, हमारे लिए मोजे ले आइएगा। तो इंदौर जब मैं गया और मेरी उनसे दोस्ती हो गई, तो वो मेरे लिए बिल्कुल घर हो गया, इंदौर शहर। और फिर जाकिर हमारे भाई बन गए, तो उन्होंने, और उनकी पूरी जो मंडली है, कृष्णकांत और सब लोग, तो वो लोग, अरे भैया ये गली वो गली, और पाँव जब आप किसी शहर को पाँव नापते हो। और इंदौर ऐसा कमाल का शहर है जहाँ आपको रात के 2 बजे भी खाने की बड़ी दिलचस्प चीज़ें मिल जाएंगी। सुबह के 3 बजे तक वहाँ गप चल रही है, चाय पे चाय, और दुनिया जहाँ की बातें। तो इंदौर एक ऐसा शहर है जो मुझे बिल्कुल घर जैसा लगता है, बहुत अपनत्व से भरा हुआ। वहाँ एक बहुत कमाल का अखबार चलता है, प्रजातंत्र, हेमंत जी चलाते हैं उसको, बहुत अद्भुत उसमें काम होता है। कई बार उनके साथ आप घंटों बात करते रहो, और इतने गरिष्ठता मुक्त विद्वान मिलते हैं वहाँ पे, है ना। आप जब ये सोचते हैं कि पास में ही देवास है जहाँ पे कुमार गंधर्व जी रहा करते थे, है ना, और इतने अद्भुत किस्म के लोग रहे, राजेंद्र जोशी, ये सब पत्रकारिता के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, है ना, ये सब लोग रहे। तो भारत में जब मैं उरई और कानपुर, जो मेरे 2 मातृ शहर हैं, उनके बाहर जब मैं सोचता हूँ, तो सबसे ज़्यादा हुलस के, और महाकाल हैं पास में जी, उज्जैन में, तो मुझे इंदौर बहुत अद्भुत शहर। उज्जैन मेरे लिए बहुत ख़ास शहर है। हालांकि मैं बहुत रह नहीं पाई हूँ वहाँ पे, मैं एक ही बार गई हूँ। मेरे दोनों गुरु जिनसे मैं गाना सीखती हूँ वो उज्जैन में रहते हैं, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं वहाँ जाकर रहूँ, क्योंकि ऐसे नहीं किया गुरु का जिक्र। नाम नहीं लिया, नाम लेकर करते हैं। ओके जी, मेरे गुरु। तो क्या नाम है उनके? श्री मनोज सराफ और श्रीमती सुलभा चौरसिया सराफ। तो सुलभा जी बुंदेलखंड की है, सागर की हैं। अरे वाह। और बेहतरीन गाते हैं दोनों, ध्रुपद गाते हैं दोनों ही, ध्रुपद केंद्र के स्टूडेंट्स हैं। डागर ध्रुपद क्या होता है? ध्रुपद सिंगिंग का एक तरह से ओरिजिनल, हिंदुस्तानी सिंगिंग का ओरिजिनल फॉर्म है, जहाँ से आगे जाकर ख्याल गायकी, जो कि हम आज हिंदुस्तानी क्लासिकल जिसे कहते हैं, वो आगे जाकर निकल आई। ध्रुपद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिंगिंग का फॉर्म है। तानसेन, सूरदास, बैजू बावरा जो गाते थे वो ध्रुपद है। तो वो दोनों ही उज्जैन में रहते हैं।
आपने अभी ओरछा का जिक्र किया तो ओरछा जी। ओरछा का तो मुझे याद आया, मैं कुछ साल पहले प्रयागराज गई थी और प्रयागराज में मैंने इंटरनेट पर देखकर एक होटल बुक किया, बड़ी कोठी नाम से। एक बहुत ही सुंदर पुराना मकान है के इलाके में बीच में बना जी, पुराना मकान है जिसको अब होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ हम बहुत देर रात पहुँचे और रूम्स हमें कौन सी इन्होंने अलॉट की थी। नहीं, मैं घूमने गई थी। अच्छा। मैं वहाँ से आगे फिर बनारस गई, तो प्रयागराज और बनारस दोनों देखने का प्लान था। तो पहले प्रयागराज गए और वहाँ पर जब काउंटर पे हम बात कर रहे थे तो मेरे नाम के आगे उन्होंने सिस्टम से जनरेट हुआ रूम नंबर लिख के रखा था। जैसे जिनके गेस्ट्स एम्प्टी हो रहे हैं वैसे उन्होंने शायद उसको दिया हो। तो जैसे ही मेरा नाम उन्होंने चेक किया और मेरे नाम के आगे का रूम नंबर पढ़ा तो वो जो काउंटर पे थे वो हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे आपको तो स्पेशल कमरा मिला है। तो मैंने कहा, क्यों स्पेशल कमरा है? तो कहते ये मीरा बाई का कमरा है। तो मैंने कहा, कौन मीरा बाई? तो कहते हैं मीरा बाई, मीरा बाई। तो आप ये सोच ही नहीं सकते ना कि कृष्ण की मीरा बाई का रेफरेंस ऐसे बातों में निकल आएगा कि ये उनका कमरा है। मतलब उनकी तो कहानियाँ सुनी है हमने, भजन सुने, कथाएं सुनी है। ये इस इमारत में ये कमरा मीरा बाई का कमरा है, ये तो कल्पना के आगे है। तो उन्होंने कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम उस कमरे में गए तो एक छोटी सी बैठने की जगह थी और उस बैठने की जगह के राइट साइड पे 4 सीढ़ियाँ थी। जैसे ज़मीन के नीचे के रास्ते होते हैं ना, उसको मराठी में भुयारी मार्ग कहते हैं। तो वैसे एक छोटा सा दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर था। वहाँ से अगर आप सिर झुका के बिल्कुल सिमट कर अगर नीचे जाए तो अंदर एक और छोटा कमरा था, कुठरिया टाइप, कुठरिया जैसा, जिसमें एक छोटा सा झरोखा था जिसमें से लगभग पर्याप्त रोशनी और हवा ताकि अंदर दम ना घुटे, इतना भर आने के लिए एक झरोखा था। और पूरे कमरे को बिल्कुल आप बंद कर सकते हो। वो उनका ध्यान कक्ष था, मेडिटेशन चेम्बर था। ये उनके लिए बनाया गया था क्योंकि वो घंटों वहाँ बैठकर ध्यान किया करते थे। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा तरह। और वो रूम मुझे मिला, मेरी कुछ फ़ोटोज़ भी, और वो खुला है, मतलब आप उसमें अंदर जा सकते हो। उन्होंने अच्छे से रखा है उसको। तो वो जब भी इलाहाबाद आती थी, तब का इलाहाबाद, तब वो वहाँ रहती थी। कितनी ये भक्ति की और प्रेम की पराकाष्ठा है कि आप मीराबाई बोलिए तो खुद ब खुद मुँह से कृष्ण निकलता है। ये मीरा के लिए कैसा अद्भुत ये मोक्ष है। बिल्कुल, कि उनके नाम के साथ उनके आराध्य का नाम आता है। इन्हीं के एक साहित्यकार हैं माधव हांडा। माधव हांडा ही है ना दीपक, जिन्होंने भक्त कवियों पे वो पूरी श्रृंखला निकाली है। ज़रूर आप लोगों को खोज के पढ़नी चाहिए। अलग अलग भक्त कवियों पे सुंदर आलेख है और फिर उनकी कविताएं। मीराबाई पे भी उनका है। हम बहुत सारी नॉर्थ की बातें कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बैंगलोर और केरल को मिस कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं उन दोनों शहरों के साथ। बैंगलोर का मेरा पहला अनुभव ये है कि जब मैं पहली बार लाइफ में बैंगलोर गई, तब हम ट्रेन से गए, हम प्लेटफॉर्म से उतरे और हम बैंगलोर में बाहर निकले और मुझे लगा किसी ने एसी ऑन कर दिया है। हाँ। किसी ने एयर कंडीशनर चला दिया है। वहाँ की हवा ठंडी तो थी, प्राकृतिक ठंडक, लेकिन वैसी थी जैसे किसी रूम को बिल्कुल प्यार से टेम्परेचर कंट्रोल करके आपके कंफर्ट के लिए बनाया जाता है ना, बिल्कुल वैसी। तो ये मेरी पहली मेमोरी है बैंगलोर की। और मुझे वो शहर बहुत पसंद है, वहाँ के लोग पसंद हैं, वहाँ का खाना पसंद है, सब कुछ पसंद है मुझे बैंगलोर के बारे में। और ये आइडिया कि आप एक किताब लेकर, एक छोटा सा सैंडविच पैक करके, एक केटल में चाय भर के आप गार्डन्स में जा सकते हो और वहाँ पूरा दिन लेट कर किताब पढ़ सकते हो, खाना खा सकते हो। ये जिस शहर के बीचों बीच आपको करने का मौका मिले, वो शहर कितना अद्भुत होगा। तो पैलेस गार्डन्स, लाल बाग पैलेस, ये सारी इतनी सुंदर जगह लगती है मुझे। और मैं कितना वहाँ पे गई हूँ और कितनी किताबें मैंने वहाँ पे पढ़ डाली है पूरा पूरा दिन लेटे हुए। आई जस्ट लव दैट सिटी। हमारे एक मित्र हैं बेंगलुरु में, प्रोफेसर श्रीराम, पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बेंगलुरु में। उनके ज़रिए मुझे बहुत कन्नड़ा साहित्य के बारे में भी वो किताबें भिजवाते भी रहते हैं। और बेंगलुरु, और वो जो एक पुराना बेंगलुरु है ना, और उसके पहले भी कुछ एक दोस्त रहे जो टेक वाले थे जो US चले गए। तो पुरानी वो इडली की जगह है कि कोई जोशीज़, कोई ऐसा कोई वैसा, वो जिन शहरों में एक पुराना शहर होता है ना,
आप बैंगलोर में कभी गांधी बाजार गए हैं? वहाँ पे एक विद्यार्थी भवन नाम की कमाल की जगह है जहाँ पे आपको प्यार से डांट कर ही डोसे खिलाए जाते हैं। अगर आप डांट कर? हाँ, थोड़ा सा डांटना तो बनता है। वो जो वहाँ के अंकल है वो लिस्ट में आपका नाम लेते हैं। वहाँ पे हमेशा वेटिंग होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चले गए मुँह उठाकर और विद्यार्थी भवन में आपको जगह मिल गई, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाहर खड़े होना पड़ता है। तो आप लिस्ट में नाम लेते हैं, तो जैसे प्यार से बुलाते हैं ना, जैसे लिस्ट में नाम सर आपका टेबल रेडी है, वो बिल्कुल वो प्यार वाली डांट होती है उनकी, जो पापा चाचा जैसे डांटते हैं ना, वो जो देखेंगे सौरभ हेलो अरे बाप रे। पर वो वैसा ही है और वो वैसा ही अमेजिंग है। वो आपको अंदर बिठाते हैं और आपको फटाफट करना होता है सब कुछ, उनके पास टाइम नहीं है। वो एक हाथ में डोसे की प्लेटों का ढेर ऐसे एक के ऊपर एक टावर बना के चलते हैं और यू प्लेटें देते हैं सबको। इट इज़ अ फैसिनेटिंग साइट टू बी इन विद्यार्थी भवन। पर गांधी मार्केट जो उसके बिल्कुल बाहर है, जिसमें विद्यार्थी भवन है, जिस सड़क पर, वहाँ अगर आप सुबह सुबह पहुँचे 7 साढ़े 7 के आसपास, तो वहाँ फूलों की मार्केट लगती है। हाँ, हमारी टीम वहाँ पे गई हुई है। और वो इतनी सुंदर जगह है, उस जगह की खुशबू इतनी सुंदर है। वहाँ से बस सड़क पर बाहर आओ तो आपको मोगरे की, अलग अलग फूलों की, गुलाबों की खुशबू आती है। और बस थोड़ा सा अंदर जाओ तो घी से बने डोसे की, आहा, और फिल्टर कॉफ़ी की बिल्कुल बगल में। वो छोटी सी खिड़की से आपको अगर बाहर खड़े खड़े कॉफ़ी पीनी हो तो वो कॉफ़ी देते हैं और अंदर भी देते हैं। तो वो फिल्टर कॉफ़ी और मोगरे की खुशबू, और जस्ट बैंगलोर इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। एंड कोची, जहाँ मेरी माँ कुछ साल रही। मेरी माँ की जब दूसरी शादी हुई तो उनके पति कोचन में रहते थे और वो वहाँ शिफ्ट हुई। तो वहाँ भी जाने का मौका मिला और मुझे केरल बहुत पसंद है। मुन्नार और आलेपी और वो सारी जगह जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वो तो सुंदर है ही, लेकिन कोची शहर भी बहुत सुंदर है। तो हम आलेपी गए थे हाउस बोट पे, और ताज़े पर्ल स्पॉट नाम की फिशेस होती हैं, वो पकड़कर हमने उनको पकाकर, पर्ल स्पॉट कहते हैं वहाँ पे, तो उनको पकाकर हमने खाया था बोट पर। कोची में ही मैंने पहली मर्तबा सामने केले के चिप्स बनते देखे थे जी। क्या सुंदर गाढ़ी दूधिया खुशबू थी उस मंजर के इर्द गिर्द। और चूंकि वो तेल से सनी हुई गमक थी तो वो कुछ ठहरी हुई थी हवा में, वो ऐसे नहीं गुजर रही थी, है ना। तो वो ऐसा है कि एक संस्कृत में बड़ा सुंदर शब्द है सद्या जाता, सद्या स्नाता, कि कोई अभी अभी नहाकर। हाँ जी। तो महादेवी वर्मा हिंदी की एक बहुत महान कवित्री हुई हैं, छायावाद युग की। तो उनकी एक कविता है, सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंचल सा दुकुल चल अंचल में झरझर झरते पथ में रजनी के स्वर्ण फूल दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास रूपश सी तेरा घन केश पाश। मतलब हे सुंदरी, तुम्हारे बाल ऐसे हैं जैसे घने बादल हों, और वो बादल नहीं जो बस छाया दे के चले जाते हैं, वो बादल भी नहीं जो रिमझिम गिरे सावन में, वो बादल जो ऐसा घटा टोप लेकर आते हैं कि दिन में रात हो। इतने गर्भवती बादल कि ये टप टप टप, मतलब आपको लगे कि कोई विकल होके रुदन कर रहा है। ऐसे बादल आपको लगे कि दुनिया की तमाम अनहोनियों और अनिष्टों को हवा ने अगर कोई रंग बख्शा है तो ये वो रंग है, ऐसे बादल। और ऐसे बादलों का भान अगर किसी के बाल दें, रूपसी तेरा घन केश। तो ऐसे बादलों से मुंबई की बारिश याद आ गई मुझे। रूथलेस बिल्कुल, पर बहुत सुंदर। आप लोगों को तो आदत हो गई होगी ना हवा की नमी की? हाँ, मतलब अगर मैं कहीं और जाऊं और थोड़ी बारिश हो रही हो, लोगों को लग रहा हो कि ये तेज़ बारिश है, लोग बाप रे तेज़ बारिश, बाहर नहीं निकलेंगे, तो मुझे हंसी आ जाती है। तेज़ बारिश मुंबई वालों को मत ही सिखाओ, मतलब तेज़ बारिश क्या होती है। बारिश जब तक खींच कर चपेट ना मारे ना मुंह पर, अगर बाहर भीगने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि कोई मार रहा है, तब तक उसे तेज़ बारिश तो नहीं करें। मुंबई की बारिश वैसी होती है, पड़ती है ज़ोर से, याद दिलाती है आपको हद में रहो अपने। मुंबई सबको इक्वलाइज कर देती है। मुंबई में कोई बहुत, मुंबई आपका घर है और मुंबई मुझे हमेशा
हाउ टू पुट इट करेक्टली, मैं उस जमात में से नहीं हूँ जो दिल्ली वर्सेस मुंबई करता है, क्योंकि ये दोनों मेरे काम करने की जगहें हैं, और दोनों ही बहुत कमाल की और बहुत अलग अलग अवयवों वाले शहर हैं। दिल्ली एक गर्वोन्मत्त पुरुष की तरह दिखता है मुझे, जिसको पार, शक्ति, संचालन, है ना, नाम और उसकी अहमन्यता, दिल्ली वो है। इसीलिए दिल्ली में अक्सर जानता नहीं, वो एक गुरूर सा रहता है। मुंबई मुझे एक चपल और प्रौढ़ प्रवीण स्त्री की तरह लगता है, जिसको पता है कि कुलगोत्र जो भी हो अपनी कर्मठता से अपनी पहचान बनानी है। मुंबई के कुछ पॉकेट्स में बिकॉज ऑफ द रीजनल और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक एग्रेशन आया है, लेकिन अगर आप मुंबई के लंबे इतिहास को देखेंगे तो मुंबई कर दिखाने वाला शहर लगता है, और सब कुछ यंत्रवत सा नहीं है, मुझे मुंबई सब कुछ मंत्रवत सा लगता है कि बेध्यानी में भी ध्यान है। और आजकल मल्टीटास्किंग की बात होती है, अच्छा है बुरा है, मुंबई कितना गतिमान और कितना स्थिर है। आप वो मेट्रोज देखिए, वो मेट्रो में लोग गाना भी गा रहे हैं, और वो कोर्ट में सीन है, सब्जी भी कट रही है ना, गीतुदा वाला वो सीन गीतांजलि कुलकर्णी का, सब कुछ एक साथ चल रहा है। ऐसा लगता है कि एक अद्भुत और बहुत पुरातन ऑर्केस्ट्रा है जो एकदम बिल्कुल, जिसको बड़ा सेलिब्रेट किया, मुंबई स्पिरिट, है ना, ब्लास्ट हो गए फिर भी अगले दिन लोग, क्योंकि उस गति में ही उसकी जीवनी है। वहाँ सब कोई सर्वाइवल के लिए ट्रैवल कर रहा है। अब आप उसको सेलिब्रेट करिए, उसको कुछ भी कहिए, वो एक बहुत गति वाला शहर है, वो स्थिर नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, क्षितिज पटवर्धन नाम है उनका, बहुत सुंदर लिखते हैं। उनके लिखे हुए नाटक में मैंने काम किया है, डोन स्पेशल, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था। उन्होंने डबल सीट नाम की एक फिल्म के लिए एक लावणी लिखी है, मुंबई शहर पर आधारित। तो उसकी पहली कुछ लाइनें हिंदी में हैं। दिन रात दौड़ती पहियों पर, सबको तेज भगाए, बस्ती सबके ख्वाब में पर हाथ कभी ना आए। तो ऐसे वो शुरू होती है, और उसका जो पूरा रिदम पैटर्न है वो लोकल ट्रेन के चलने के रिदम पर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर गाना है, अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ सुनिएगा। मुंबईची लावणी नाम है उस गाने का, डबल सीट फिल्म का गाना है। तो आई थिंक वो गाना बहुत सारा मुंबई का एसेंस इनकैप्सुलेट करता है। बारिश की बात हो रही थी तो मुझे वही याद आया कि बारिश ने हमारा बहुत नुकसान किया है, मुंबई का भी और मेरा खुद का पर्सनल लेवल पर भी। मेरे घर में पानी भरा आया था 26 जुलाई 2004 में, जब मुंबई में बाढ़ आई थी। और मुझे याद है, मैं जब तक घर पहुंची लगभग तैरते हुए, कुछ हिस्सों में मैंने प्रॉपरली बैग को कंधे पर पकड़ के कस के एक फ्री स्ट्रोक में मैं तैर कर आई हूँ बाहर। इतना पानी भर गया था, मेरे पैर नहीं टिक रहे थे ज़मीन पर, तो देयर वाज जस्ट नो ऑप्शन, तो मुझे तैरना पड़ा। और काफ़ी लंबा रास्ता मैं चलकर हाईवे पर जैसे तैसे घर पहुंची, और मैंने घर आकर देखा तो मेरे घर में कमर तक पानी था, मेरे पूरे घर में। हमारे घर की हर वो चीज़ जो अपने पैरों पे खड़ी होती है, फ्रिज, टीवी, बड़े बड़े कैबिनेट्स, कबर्ड्स, वो सब तैर कर आड़ी होकर यहाँ वहाँ फ्लोट कर रही थी घर में। बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ें फेंकनी पड़ी, पूरा घर नए सिरे से बनाना पड़ा। लेकिन आप मुझसे आज भी पूछे कि मुंबई की बारिश के बारे में क्या लगता है, तो मुझे सिर्फ प्यार ही आता है। मकबूल में वो डायलॉग है ना, दरिया घर में घुसाया। मुझे उरई में मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई है, और फिर मैं कानपुर रहा हूँ। तो कानपुर शहर में भी मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है। वो शहर नहीं है, वो एक वर्कशॉप है जो मध्यांतर का इंतज़ार कर रही है। कानपुर का सुर कैसा है, गोया कोई लोहा पीट रहा हो, छेनी हथौड़ा चल रहा हो, उसमें थोड़ा सा आप टेम्पो की गुर्राहट मिला दें और वो गुर्राहट कैसी है महसूसने में, डीजल और गुटके के भपके जैसी है। तेवर बह रहे हैं, और उन्हीं तेवरों के बीच में सौंदर्य कैसा है,
गर्दन पे चिपके नाइसिल पाउडर जैसा है। और ऐसे पता नहीं 4 कोस पे बानी बदलती है कि नहीं बदलती है कि, पर वो शहर हर गली पे करवट लेता है। और गलियों के नाम, ये गली क्या है, तो ये गुरु नानक वाली गली है। क्यों? क्योंकि इस गली के आखिरी में गुरु नानक देव गर्ल्स इंटर कॉलेज है। अब उस गली की पूरी ज्यामिति क्या है कि इस गली के ठीक बीचों बीच एक दशकों पुरानी ढोकले की दुकान है। उसके ठीक पहले एक सुरेश हाई स्कूल था जिस पे एक गाना बजता था, देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा हम दीदी। ठीक है। और आप इधर आ जाइए तो लाइन से 2 साइकिलों की दुकान है, उसके बगल में एक डेयरी है। फिर आप अगली गली में चले जाइए तो ये हनुमान पार्क वाली गली है, ये रिहायशी गली है। फिर अगली गली तो ये सनातन धर्म मंदिर वाली गली है। यहाँ पे वो वहाँ से एक हमेशा गीले फूलों की खुशबू आती है, बहुत सारे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, सफाई हो रही है, बह के नीचे आ रहे हैं, ऊपर एक हर गली में। फिर अगली आप गली में जाएंगे तो ये सब टॉक ऑफ द टाउन, तो वो चाइनीज़ खाने का जो एक गरम बगुला जो उठता है। फिर वहाँ फिर और आगे जाएंगे तो वो हवा गरम की जगह मीठी हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ कृष्णा पेस्ट्री शॉप है। सामने जाएंगे तो फलों की दुकानें हैं, आगे की तरफ से खुशबू है, पीछे जाएंगे तो मंडी है बम्बा रोड वाली, तो खराब होते फलों की प्रतिस्पर्धा है। आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि ये नए दुपट्टों की खुशबू है या पुराने हो चुके फेंके गए आलूओं की खुशबू है। अद्भुत है। फिर आपने पटरी क्रॉस की और वहाँ क्या है कि शहर के बीचों बीच से रेल गुजरती है और वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने में चुंगी की स्पॉट हुआ करते थे, गुमटी नंबर 5, गुमटी 9 नंबर गुमटी, ऐसे करके। तो अभी भी ट्रेन गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि इस शहर को अब मैं ये मोहलत देता हूँ कि वो एक्सीलरेटर से पाँव हटा ले। तो शहर वहाँ पे फिर ठहरता है, दाएं बाएं देखता है तो कुछ पुराने सिनेमा घर हैं वहाँ पे। एक हिंदी के बहुत कमाल के कवि हुए हैं, वीरेन डंगवाल, उन्होंने कानपुर पे कविताएं लिखी। मैं आप अगर इजाज़त दें तो कुछ सुनाता हूँ। अव्वल तो उसकी शुरुआती लाइन और फिर उनकी कुछ कविताएं। कानपुर पे मैं आपसे बहुत देर बात कर सकता हूँ। कानपुर कई मामलों में मुंबई से करीब है, क्योंकि कानपुर श्रमिकों का शहर है। जैसे मुंबई को कॉटन इंडस्ट्री ने बनाया, कानपुर को कॉटन इंडस्ट्री ने बनाया। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, आसपास के तमाम ज़िलों के लोग पुराने कानपुर के इर्द गिर्द बसे अहातों में, इसको हाता बोलते हैं। हम लोग जिस हाते में रहते थे उसको 2 मुँहा हाता बोलते थे। क्यों? क्योंकि हाथे के बीचों बीच एक खंबा था तो उसके 2 मुँह थे। मैं सोचता हूँ कि नामकरण वालों ने ये भी नहीं सोचा होगा कि 2 मुँहा हाथा कितना, 2 मुँहा सांप तो चल जाता है क्योंकि वो जहरीला नहीं होता है और हर नए नवेले सपेरे की भी पोटली में मिल जाएगा, पर 2 मुँहा हाथा, डबल बातें करने वाला। हैंडपंप से पानी खींचता शहर, बीच के पार्कों में पूरे जनसंख्या घनत्व के दबाव को देता शहर, कहीं लॉटरी की टिकटें मिल रही हैं और हर दूसरे गली के किनारे एक वो ठेले वाला शहर जहाँ पे खास तीखे मसालों के साथ कचौड़ी बुनी जा रही है और तमाम श्रमिक उसको खा रहे हैं और फिर विक्रम ऑटो में बैठ रहे हैं। हमारे मित्र हैं, हिंदवी में काम करते हैं, अविनाश, उन्होंने इतना अद्भुत लिखा है कानपुर पर कि बॉबी देओल को सुपरस्टार बनाने वाला भी ये शहर कानपुर था। और कानपुर के ऑटो में अगर आपका गाना बज गया तो फिर गाना सुपर हिट। अताउल्ला खान को अताउल्ला खान किसने बनाया, हिमेश रेशमिया को हिमेश रेशमिया किसने बनाया, कानपुर ने बनाया। कानपुर के पान वाले, कानपुर के साइकिल वाले, कानपुर के टेम्पो वाले, जब तक आप दुनिया भर के बिलबोर्ड्स में जगह पा जाएं, आपके बड़े बड़े मिनटों लंबे इश्तिहार टाइम स्क्वायर पे चल जाएं, अजय देवगन को अजय देवगन किसने बनाया, हमने दीवाना के गाने इतने बजाए, जीता था जिसके लिए मरता था। हमको लगता था अजय देवगन, बाद में इत्तेफाकन मैं उनसे मिला, पर ऐसा रुदन, और वो टेम्पो के चलने का रुदन और वो कुमार सानू की आवाज़, दोनों की ऐसी लेयरिंग होती थी। तो ये वीरेन डंगवाल कविता है। प्रेम तुझे छोड़ेगा नहीं, वो खुश और तबाह कर देगा। यहाँ से ये शुरू होता है। हमारे जेएनयू के एक सीनियर हैं, आईपीएस हैं, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, उन्होंने सबसे पहले हमें ये कविता सुनाई थी और ये पंक्तियाँ, प्रेम तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे
खुश और तबाह कर देगा। ये कानपुर सीरीज की कविताएं हैं। पूरे शहर पर जैसे एक पतली सी परत चढ़ी है धूल की, लाल इमली, एल्गिन, म्योर, एलन कूपर, ये उन मिलों के नाम हैं जिनकी चिमनियों ने आहें भरना भी बंद कर दिया है। इनसे निकले कोयले के कणों को कभी बुहारना पड़ता था, गर्मियों की रात में छतों पर छिड़काव के बाद बिस्तरे बिछाने से पहले। इनकी मशीनों की धक धक इस शहर का अद्वितीय संगीत थी। बाहर से आया आदमी उसे सुनकर हक्का बक्का हो जाता था। फिर मकड़ियां आई, उन्होंने बुने सुघड़ जाले, पहले कुशल मजदूर नेताओं और फिर चिमनियों की मुख गुहाओं पर। फिर वे झूली और फहराई फूटे हुए एस्बेस्टस के छप्परों और छोड़ दी गई सूनी मशीनों पर, अपनी सफेद रेशमी पताका जैसी। फूलबाग में फूल नहीं, चमनगंज में चमन, मोती झील में झील नहीं, फजलगंज, चुन्नीगंज, कर्नलगंज में कुछ गंजे होंगे जरूर, मगर लेबर दफ्तर और कचहरी में न्याय नहीं। पूरी रात तैयारी के बाद अपनी धमन भट्टी दहकाते हैं सूरज बाबू और चुटकी में पारा पहुंच जाता है 48। लेकिन सूनी नहीं होंगी थोक बाजारों और औद्योगिक आस्थानों की गहमागहमी। कुछ लद रहा होगा या उतर रहा होगा या ले जाया जा रहा होगा, रिक्शा, ऑटो, पिकअपों, ट्रकों या फिर कंधों पर ही। लोहा, लंगड़, अर्तन, बर्तन, जूता, चप्पल, पान मसाला, दवा, रसायन, लैया, पट्टी, कपड़ा, सत्तू, साबुन, सरिया। आदमी से ज्यादा बेकाम नहीं यहाँ कुछ, न कुछ उससे ज्यादा कान का। वाह, वीरेंद्र दा ने क्या लिखा है कानपुर पे साहब। बहुत, ये पूरी सीरीज है कानपुर नाम से कविताओं की। महबूब शहर के बारे में बात करते हुए आदमी कैसा निर्वात में चला जाता है, जैसे वीरेंद्र दा या हम और कानपुर। आप ऐसे ही मुंबई के लिए महसूस करती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है मुंबई फंतासियों से और मुहावरों से इतर? माया नगरी कहते हैं मुंबई को। बिल्कुल सही शब्द है। कहने को सब है लेकिन सब माया जैसा है। ऐसा कुछ जिसे आप छू भी सकते हैं लेकिन आप नहीं छू सकते, ऐसा कुछ, ऐसी कोई फीलिंग है। मुझे मुंबई के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बात लगती है कि मुंबई में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और मुंबई आपको बिल्कुल इस बात की छूट देती है कि आप अपने तरीके से रहें। अपने घर में आप अपने कल्चर को फॉलो करें, अपने तरह का खाना खाएं। मुंबई में हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है। आप त्यौहार अपने तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप खाना अपनी तरह का खा सकते हैं। लेकिन मुंबई आप सबको एक रंग में रंगती है। आप जैसे ही अपने घर से बाहर आते हैं आप सब मुंबई के हो जाते हैं। ये मुझे बहुत अद्भुत चीज़ लगती है मुंबई के बारे में। मुंबई में हर किसी पर एक तरह की समंदर के रंग की परत चढ़ी हुई है, ऐसा मुझे लगता है, थोड़ी सलेटी रंग की, और सब एक जैसे दिखते हैं भीड़ में। मुझे लगता है मुंबई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वलाइज़र है। वो आप सबको लाकर एक ही भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देती है। अब आप सबको एक ही ट्रेन पकड़नी है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किसे जानता है, कौन कितना पावरफुल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा यूटिलिटी ड्रिवन दिखते हैं मर्सिडीज़ वाले भी। यार जाम बहुत है, ऑटो में बैठ जाओ, वो लोड नहीं। दिल्ली में ये आपको नहीं होने, वो बैठे रहेंगे एक घंटे, वो मर्सिडीज़ से नहीं उतरेंगे। और मुंबई में ना ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने, मतलब सुरुद ने बताई कि आपके पास अगर काम नहीं है तो मुंबई जितना ब्रूटल शहर नहीं है। मुंबई इतनी तेज़ दौड़ती है ना कि आप अगर खाली हैं तो वो खालीपन और ज़्यादा चुभता है। आप किसी और शहर में खाली बैठ सकते हैं, मुंबई में आप खाली नहीं बैठ सकते। आपके आसपास की भागदौड़ देखकर स्ट्रेस बढ़ने लगता है कि ये सब भाग रहा है, मैं क्यों नहीं भाग रहा हूँ। वो मुंबई भागती रहती है। तो मैं जब पुणे शिफ्ट हुई पहली बार और हम सब मिलकर किसी रेस्टोरेंट में गए। प्लान ये था कि चिल करना है, दोस्तों के साथ जाकर चिल करना है। अब हम रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, कुछ 10-15 मिनट हुए, ना मेन्यू कार्ड आ रहा है ना पानी। तो मैं थोड़ी उतावली हो रखी थी, तो मैं यहाँ वहाँ देख रही थी कि कोई मुझसे कोई पूछने आए कि मेन्यू दूँ या पानी लाऊँ या कुछ हलचल हो। और मेरी फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही हैं। तो 15 मिनट के बाद ना मैं थोड़ी इरिटेट सी होने लगी। मैंने कहा यार यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई कुछ हो क्यों नहीं रहा, आगे कोई मेन्यू नहीं ला रहा है, हम कुछ मंगवा नहीं रहे, कोई पानी नहीं लेकर आ रहा है। तो मेरी एक दोस्त ने बड़े ही आराम से कहा, क्या करने आई है, चिल करने आई है ना, तो चिल कर। तो मुझे लगता है मुंबई हैज़ गॉट नो चिल। हमको चिल करना नहीं आता।
चिल करने में भी एक तरह का कार्यक्रम है, एक तरह का। अब ब्रो अभी 90 मिनट चिल करना है, उसके बाद फिर ये काम करना है। हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी लास्ट ट्रेन छूट जाएगी, या जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरी लास्ट बोट छूट जाती है, तो मैं अपने आप को सिंड्रेला बुलाती हूँ। मेरा जो कैरेज है वो उसका भोपला बन जाता है रात में। तो और लोकल के टाइमिंग्स भी ना मुंबई के ऐसे होते हैं, 9:38, और आप यकीन नहीं मानेंगे 9:38 की ट्रेन 9:38 को ही आती है। घड़ी मिला लो। हाँ, ऐसा नहीं कि वो 1 मिनट 1.5 मिनट इधर उधर। जब लेट चल रही हो तो पता होता है कि सारी ट्रेनें लेट चल रही है, उसका टाइम टेबल अलग निकलता है उस दिन, क्योंकि 2:40 की भी ट्रेन होती है और 42 की भी होती है। 2-2 मिनट पे ट्रेन आनी होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो मेरे जो आप कह रहे थे पहले कि मेट्रो में लोग भजन भी गा रहे हैं, आपको फिल्मों में अपनी ये देखा होगा, तो मेरी माँ का ऐसा एक ग्रुप था, तो उन्होंने आपस में लोकल ट्रेन्स में बर्थडेज मनाए हैं, लोगों की गोद भराई की है। गोद भराई की हाँ, है। और ये एक्चुअल इंसिडेंट्स मेरी मम्मी के साथ हुआ है, और इसको मेरे शो में लेडी स्पेशल नाम का जो मेरा शो था, जो इस पर ही आधारित था, मुंबई के लोकल ट्रेन्स में मिलने वाली 3 लड़कियां और उनकी अपनी अपनी लाइफ की कहानियाँ, ऐसा वो शो था। तो मेरी गोद भराई लोकल ट्रेन में की जाती है। तो मेरी तो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो सोच रही है कि कहाँ इसकी गोद भराई की पार्टी कहाँ रखे, और फिर दोनों को एक ही साथ आइडिया आता है कि हमारे 9:50 की लोकल में रखते हैं। उत्तर भारत के दर्शकों को एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, जब गोद भराई का जिक्र हो रहा है तब एक गर्भवती महिला का जिक्र हो रहा जी। है ना, क्योंकि उत्तर भारत में गोद भराई का एक अर्थ है ओली भरना, मतलब शादी तय करना। जी नहीं, मराठी में इसे डोहाड़े जेवण कहते हैं। हाँ। ये वर्ड इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो क्रेविंग्स होती है या जो खाने का मन करता है, उस इच्छा को डोहाड़े कहते हैं। तो जैसे किसी गर्भवती महिला से पूछा जाता है कि कशात से डोहाड़े लागले आहेत, क्या खाने का मन कर रहा है, तो उसे जो चीज़ें पसंद है वो बनाकर उसे खिलाने का जो कार्यक्रम है उसे डोहाड़े जेवण कहा जाता है, जिसे गोद भराई भी कहते हैं। तो सिमिलर सा रिचुअल है, लेकिन इसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें बनाई जाती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिचुअल होता है जिसमें जिन पदार्थों का नाम पुल्लिंगी हो, जैसे मराठी में लाड़ू को तो लाड़ू यानी मेल कहा जाता है, और बर्फ़ी को ती कहा जाता है। जैसे चकली है तो वो ती है, पेढ़ा है तो वो तो है। तो ऐसे तो और ती के अलग अलग पदार्थ बनाकर कटोरियों में ढक कर रखे जाते हैं, और आपको किसी एक का ढक्कन उठाना है। तो आपने अगर तो वाला ढक्कन उठाया तो आपको बेटा होने वाला है, और ती का तो ये एक ऐसी एक क्रोमोसोम्स कैन वेट गाइस, लेट द गेम डिसाइड। लड्डू पेड़ा डिसाइड पहले करेंगे। तो ये एक गोद भराई में किया जाता है। तो ये सब ट्रेन में होता था। तो अपने डब्बों में करंजी और चकली और लड्डू और ये सब भर के औरतें ले जाती थी, प्लेट में सजाकर। जो उनकी दोस्त है जिनके लिए ये किया जा रहा है, ये सब ट्रेन में हुआ है बाकायदा, इसके फोटोज है मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप ये जिक्र कर रही थी वर्किंग विमेन ट्रैवलिंग ये सब, मेरी पत्नी ने, गुंजन ने ये चीज़ मुझसे कही कि चूँकि वो चंडीगढ़ में उनकी स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, पर लड़कियों के ऊपर मूवमेंट को लेके बहुत बंदिश होती है। वो ऐसे आवारागर्दी करते हुए दोस्तों के साथ गली कूचे नहीं नाप सकती कि अच्छा रात में कहाँ चाय मिलती है, दिन में कहाँ होता है ना, टाइम के कर्फ्यू और ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशली जब आप स्कूल कॉलेज में हैं। हम नौकरी के सिलसिले में चंडीगढ़ में थे, तो यार दोस्त बने, खूब घूमे फिरे। तो जब मैं उनको बताया चंडीगढ़ में ऐसा है वैसा है, तो वो बहुत कनेक्ट फील नहीं करती थी। वो आज़ादी उन्होंने दिल्ली में महसूस की, अखबार की नौकरी करते हुए या बाद की नौकरियों में। फिर मुझे ये कई वर्किंग विमेन ने, कई गर्ल्स ने ये कहा कि लड़के, प्रतीक्षा हमारी साथी, उन्होंने कहा, चंदू हमारी दोस्त हैं। चंदू पटना के बारे में उतने डिटेल में बात नहीं करती क्योंकि पटना में उनकी स्कूलिंग हुई, एक लिमिटेड आपकी आवाजाही है। बनारस उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया स्कूटी पे, चंदू ने। प्रतीक्षा ने ये बात दिल्ली के लिए कही कि कानपुर में उन्होंने आवारागर्दी नहीं की। कई लड़कियों ने ये बोला कि लड़के जितनी नॉस्टैल्जिया के साथ अपने होम टाउन को याद करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं। लड़कियां उन शहरों को ज़्यादा याद करती हैं जहां उन्होंने पहली मर्तबा आज़ादी, उड़ान, अपनी फ्री विल, फ्री चॉइसेस एक्सपीरियंस की। आपको इस तरह के तजुर्बे हुए या लोगों ने आपको बताए हों? लोगों ने ज़रूर बताए हैं। मैं जिस शहर में पली बढ़ी,
उसी शहर में मैंने आवारागर्दी भी की, तो मैंने मूव नहीं किया। मैं सिर्फ पैदा एक अलग शहर में हुई थी, लेकिन मैं बचपन से ही मुंबई में रही हूँ और फिर मैंने मुंबई में ही, और मुंबई को काफ़ी सेफ माना भी जाता है, तो एक तरह का एक शहर के पेरेंट्स की भी एक मानसिकता बन जाती है जी। जैसे आप नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में पेरेंट्स इतने विलिंग नहीं होते बच्चियों को बाहर भेजने में, रात में लेट आना या अकेले घूमना, हम सुनते भी ऐसी चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में उस मुकाबले मुझे मेरे आसपास के लोगों में ज़्यादा ओपननेस नज़र आई हमेशा। पर आपने जो कहा वो इतनी अद्भुत और इतनी दुखद बात है कि हम जिसे घर कहते हैं उससे मीलों दूर एक किराए के कमरे में जहाँ हमने अपने मर्ज़ी के पर्दे लगाए हो और फेरी लाइट्स से उसको सजाया हो, वहाँ आखिरकार लड़कियों को घर जैसा महसूस होता है। ये उनके पोस्टर, उनके कपड़े, कोई टोका टाकी नहीं, क्योंकि जहाँ वो बड़ी होती है वहाँ ज़्यादातर लड़कियों को घर जैसा लगता ही नहीं है। ये कितनी मायूस कर देने वाली बात है। तो मेरी ऐसी बहुत सारी सहेलियां हैं, दोस्त हैं, लड़के लड़कियां दोनों, जिन्होंने अपना घर छोड़ा और फिर वो मुंबई आए और वो एक शेयरिंग अपार्टमेंट में, किराए के घर में अपना एक छोटा सा कोना जिसमें उन्होंने अपनी फेवरेट किताबें सजाई हो, अपने पसंदीदा कुशन कवर्स लगाए हो, फ़ोटोज़ के कोलाज बनाए हो, उसमें कुछ खाली बॉटल्स में फेरी लाइट्स को डालकर ये आपने जो फेरी लाइट्स का मेटाफर यूज़ किया ना, सो एप्ट। वहाँ उनको ज़्यादा घर जैसा लगता है। अब वो सिर्फ त्योहारों पे या किसी बड़े ओकेजन पे अपने होम टाउन जाते हैं और उसे घर बुलाते भी नहीं हैं, होम टाउन बुलाते हैं। तो वेल इट्स अ लिटिल सैड दैट्स हाउ इट इज़। एंड फ्रीडम ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोगों को ये जो छोटा सा अपना सेटअप है, ये घर इसलिए भी लगता है क्योंकि वो फाइनली वहाँ पर वैसे जी सकते हैं जैसा वो हमेशा जीना चाहते थे, वैसे कपड़े पहन सकते हैं जैसे वो पहनना चाहते थे। और जो बाइनरी जेंडर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं उनके लिए शायद ये जर्नी थोड़ी सिंपल होती हो, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं होता। लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इवेंचुअली इस ट्रांजिशन को एक्सपीरियंस किया है और उनके लिए अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी जेंडर आइडेंटिटी के साथ फाइनली जुड़ना या उसके साथ एक होना, ये प्रोसेस घर के बाहर ही हो पाई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके नॉन बाइनरी होने पर किसी घर वाले को आपत्ति नहीं थी। तो ये कंफर्ट उनको उस किराए के छोटे मकान में जहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं पर आज़ादी है और अपना बस चलता है, इसी जगह मिलती है। ये ऐसा तिलिस्म है जिसमें आप एक बार दाखिल होने के बाद लौटना भी नहीं चाहते। मैं जब हॉस्टल के बाद पहली बार चंडीगढ़ मूव किया दिल्ली से नौकरी के सिलसिले में, और वहाँ एक घर किराए पे रूम लिया, घर लिया किराए पे, और फिर आप जो वो पहली शॉपिंग करते हो ना कि एक कुकर, चाकू एक लें कि दो लें, एक छिलनी लें, छन्नी कितनी लगेंगी, बहुत अलग होता है। जी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है सई, जिसका काफ़ी बार जिक्र भी हो चुका है। उसका पहला घर जब सेटअप हो रहा था तो मुझे याद है हम लोग प्लास्टिक की बकेट और मग्स और पैर पोंछने का जो छोटा मैट होता है वो सब लेने के लिए बाहर गए थे। इतने एक्साइटेड थे क्योंकि आपके कमरे की छोटी छोटी चीज़ें जैसे किताबें हैं, ये सब तो आपने अपने घर में भी रखा होगा, सजाया होगा, लेकिन ये जो जिम्मेदारी वाली चीज़ें होती है ना, डस्टबिन, जो घर का सामान होता है, वो कभी आपका डिपार्टमेंट नहीं होता, वो मम्मी पापा का डिपार्टमेंट होता है कि डस्टबिन किस कलर का आएगा, कौन से ब्रांड की बकेट आएगी, या किचन में क्या सामान आएगा। ये सब जब आप खुद जाकर खरीदते हो तो एक अडल्टिंग वाली फीलिंग आती है। तो वो बहुत, मुझे लगता है वो बहुत प्रेशियस है, वो चाहे जिस शहर से आपको मिले, लेकिन ज़्यादातर ये शहर बदलने पर ही होता है। और आप जब घर बनाते हैं, चाहे किराए का हो चाहे अपना हो तो ख़ास तौर पे वो अपनी पहचान स्थापित करने का एक ज़रिया भी होता है। जब आप पहली बार अपने घर के बाहर अपना नाम लिखते हो ना, या किसी को एड्रेस बताते हो कि भैया इस पते पे चिट्ठी भिजवाना। ये हमारे इस पॉडकास्ट के जो दोस्त हैं अल्ट्राटेक, वो भी यही कहते हैं कि जब भी आप अपनी काबिलियत दिखाएं, दुनिया में अपना नाम रजिस्टर करें अपने घर के ज़रिए, तब बड़ा ख्याल रखें कि जैसी आपकी पर्सनैलिटी है
जो सब अपनी नज़र में बहुत मजबूत से होते हैं, गुणवत्तापूर्ण होते हैं, वैसा ही घर भी तामीर किया जाए। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। चंडीगढ़ में हमने पहली बार घर जैसा महसूस किया। एक उसमें हमारे दोस्त हैं अमित सोनी, तो हम लोग कोई पकवान ट्राई कर रहे थे, तो फिर हमें लगा कि इस पकवान में थोड़ा सा सिट्रिक फ्लेवर आना चाहिए, तो हमने उसमें ऑरेंज जूस मिलाया। ऐसा कबाड़ा हुआ उस सब्जी का। फिर हमारे 2 और दोस्त हैं, प्रशांत और कुलदीप तो यहाँ काम भी करते हैं लैपटॉप में, तो हम सब लोग फ्लैटमेट थे, दैनिक भास्कर अखबार में काम करते थे चंडीगढ़ में। तो मैं एक बार बाहर गया तो बोल में मछलियाँ थी, तो मैं इन लोगों को जिम्मेदारी सौंप गया कि इन मछलियों को बहुत संभाल के रखना, क्योंकि घर का मतलब क्या, आप रहो, आपके पेट्स रहे। वहाँ पेट छोटा घर था, तो मछलियाँ आपकी पेट्स हैं, तो सब एक बोल में मछलियाँ। संकट सिटी करके उन दिनों एक फिल्म आई थी बड़ी अच्छी सी, और इन लोगों को मैंने कि यार इसको एक दाना देना, इसको ऐसे करके, और बड़ी जिम्मेदारी से। कुछ दिन के बाद मुझे कॉल आया कुलदीप का, बहुत डरा हुआ, और कुलदीप की आवाज़, वॉइस का टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो कुलदीप ने अपनी पूरी आवाज़ में गंभीरता लाते हुए कहा, सर एक बुरी खबर है। तो मैंने कहा क्या हुआ? मैं भी भाई वहाँ संजीदा हो गया कि पता नहीं सामने से क्या विपदा आन पड़ी है। उसने कहा सर मछली मर गई। तो उसको लगा कि मैं वहाँ से नाराज़ होऊंगा या दुख जताऊंगा। मैंने कहा वो बालकनी में गमला है उसमें गाड़ दो, और मैंने फ़ोन रख दिया, मैं कुछ काम कर रहा था। तो जो दूसरा दोस्त था प्रशांत, उसने कहा यार तू इतनी देर से गमज़दा घूम रहा था, माहौल बनाए हुए था, कैसे बताऊं, ले सॉल्व हो गया। तो अब इन लोगों ने उस छोटी सी मछली की लाश समेटी, और ये गमले के पास गए, और ये चम्मच लेके आए, और इन्होंने चम्मच से मिट्टी खोदी, और जैसे मिट्टी खोदी एक मछली उछल के इनकी तरफ आई। दरअसल गमले में पहले से एक लाश गड़ी हुई थी मछली की, तो पहली चम्मच मारते ही वो बाहर आ गई। तब इन लोगों को एहसास हुआ कि ये गमला नहीं कब्रगाह है, और तुम और मछलियाँ मार चुके हो। और भी मछलियाँ मर चुकी हैं, नन्ही छोटी अनफॉर्चुनेटली, और यहीं पे उनको ज़मींदोज़ किया गया। तो जब जैसे ही घर बनता है ना, तो घर ईंट गारे से भी बनता है, और घर इन कहानियों से भी। आपने ये महसूस किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो चंडीगढ़ मेरे लिए एक बड़ा दिलचस्प पड़ाव रहा, क्योंकि हॉस्टल से गृहस्थी का ट्रांजिशन मेरी शादी चंडीगढ़ में रहते हुए हुई, और वो शहर मुझे शुरू में पसंद नहीं आया था। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं सुनील खिलनानी, उनकी एक बड़ी चर्चित किताब है आइडिया ऑफ इंडिया। उसमें 3-4 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है शहर और सपना, मैं हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ उसका। तो उसमें चंडीगढ़ और भारत में नगरीय सभ्यता आज़ादी के बाद किस तरह से हुआ, इन सब के बारे में बड़े विस्तार से बात थी। मैं थोड़ा सा इस मामले में ओल्ड स्कूल हूँ कि सेक्टर्स वाले शहर अपन को नहीं जमते। जैसे जीटी रोड पे बहुत सारे पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र सेक्टर वाले शहर हैं। मोहल्लों वाले शहर हों जिनका बाद में एक्सटेंशन भी हुआ हो, तुलसी नगर, बजरिया, है ना, या जैसे जालौन में नझाई, बैटगंज, नारो भास्कर, फड़नवीस, ये नाम है मोहल्लों के। तो उसमें एक गमक है कि ये फलाने का मोहल्ला है, ये ठिकाने का मोहल्ला, गली कूचे हैं, एक उनकी अपनी खुशबू है, व्यक्तित्व है। तो मेरी पत्नी चंडीगढ़ से हैं, तो जब मैं पहल गया तो मैं बड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से किया। मैंने उस शहर को से बाहाँ खोल के अपनाया नहीं। बाद में वहाँ रहने के दौरान मैंने जाना कि फाइनली मुझे एक शहर मिला है जहाँ के लोग अपने शहर पे बहुत गर्व करते हैं। सिटी ब्यूटीफुल बोला जाता है चंडीगढ़ को। ये एक चीज़ बड़ी कमाल की थी जो बाद में मुझे पुणे में दिखी, काफ़ी हद तक मुंबई में भी, पर पुणे में बहुत कूट कूट के भरी है कि हम पुणे से हैं। इंदौरियों में वो चीज़ बहुत दिखती है, जोधपुर में वो चीज़ बहुत दिखती है, लखनऊ वालों में वो चीज़ बहुत दिखती है कि एक सेंस ऑफ, बनारस वालों में कि हम जी हमारा शहर कहीं हो जाए, इंदौरी आदमी कहीं चला जाए, जोधपुरी आदमी कहीं चला जाए, वो हींडता, जिसको एक बुंदेली वर्ड होता है कि कहते हैं ना कि पाँव पेट की तरफ ही मुड़ता है। और इसी वजह से ये जितने मैंने शहर गिनाए ये मुझे बड़े पसंद हैं। और जो एक मैंने पहले फैक्टर का जिक्र किया था कि शहर पसंद आते हैं जब वहाँ कोई दोस्त बन जाए। दोस्त बनते ही शहर दोस्त बन जाता है, क्योंकि फिर आप किसी
यात्री की तरह, किसी टूरिस्ट पर्यटक की तरह शहर को नहीं देखते हैं। आप बनारस ऐसे जाइए और आप बनारस जाइए और वहाँ पे आपके हर्षित जायसवाल, बुलबुल या व्योमेश, हिंदी के बड़े कवि हैं, उनके जैसे दोस्त हों। आप जिस मोहल्ले में दाखिल होइए वो आपको उसका किस्सा सुनाएंगे, वो आपको पाँव पाँव घुमाएंगे, वो आपको बताएंगे कि पान कहाँ का बढ़िया है, लस्सी कहाँ की बढ़िया है, कहाँ की ओवररेटेड है और किस गली में आपको कौन सी साड़ी मिलेगी। ऐसे लखनऊ आप जाइए, हमारे दोस्त हैं किस दास्तान गो हैं हिमांशु वाजपेयी, उनके साथ आप लखनऊ घूमिए पुराना, आपको वो आदमी ऐसे अपनी इज्जत पे ले लेगा कि अगर साहब लखनऊ से आपको मोहब्बत नहीं, उसको बुरा लग जाएगा। वो इतनी कहानियाँ सुनाएगा, ऐसे गली कूचे दिखाएगा। मैं लखनऊ जिनके साथ घूमी हूँ, आई होप वो इसे देखे। जाफ़र भाई नाम है उनका जी, बहुत ही पुराने और उम्दे गाइड है और इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से उन्होंने हमें दोनों इमाम बाड़े, भूल भुलैया, रेसिडेंसी, रमाटिया कॉलेज, वो सब दिखाया और इतनी इंटरेस्टिंग जगहों पर जाकर खाना खिलाया। बहुत मतलब मैं लखनऊ से प्यार इसीलिए भी करती हूँ क्योंकि लखनऊ मुझे जाफ़र भाई ने घुमाया है और 3 दिन मैं उनके साथ लगातार लखनऊ की अलग अलग जगहों पर घूमी। मैं शूट करने के लिए वहाँ गई थी और फिर मैं रुकी और मैंने उनकी नज़र से लखनऊ देखा और वाकई में बहुत सुंदर शहर है। और छोटी छोटी गलियों में, अंदर अंदर कहीं दुकानों में, मतलब वो ऐसा बताते थे कि देखिए यहाँ फेमस वाला मिलता है, कोई खाने की चीज़ हो, और वहाँ अंदर जाकर जो है ना असली वाला मिलता है। तो वो अंदर जाकर हमें कुछ और भी खिला लाते थे। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें लखनऊ की देखी और एक दुकान पर मैं कभी नहीं भूल सकती वो एक्सपीरियंस। एक तो ठंड भी थी, 2 दिन से सूरज नहीं निकला था, तो वो जैसे काटने वाली ठंड होती है ना, वैसी ठंड। आप वैक्सीन वॉर शूट कर रही थी वहाँ? जी, मैं वैक्सीन वॉर शूट करी थी। जनवरी के दिन थे तो वैसे भी ठंड बहुत थी और सूरज बिल्कुल नहीं, बादल थे, तो 2 दिन से सूरज नहीं निकला था, तो काफ़ी ठंड थी। और हम ऐसे सुबह सुबह निकले और पहला स्टॉप हमने लिया शर्मा जी की चाय की दुकान पर, जो लखनऊ में बहुत मशहूर है। मुझे उनके समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने कमाल के समोसे हैं। एक तो वो त्रिकोणी नहीं होते, वो गोल होते हैं, पोटली की तरह होते हैं। चाय भी कमाल की होती है। एक चीज़ जो मुंबई के बारे में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो है मुंबई की चाय, और बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्थ में जहाँ भी मैंने चाय पी है वो पहले कोरी चाय बनाते हैं, फिर ऊपर से दूध डालते हैं। उससे जो स्वाद आता है चाय का, और दूध भी अलग होता होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मुंबई में उस पूरे चाय को उबाल के उसकी एक चाशनी नुमा रबड़ी बना देते हैं, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मुझे नॉर्थ में चाय पीने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि चाय बहुत अच्छी मिलती है। तो शर्मा जी के दुकान की हल्की फीकी गर्मा गर्म चाय, बिल्कुल भयंकर ठंड में, और वो समोसे और उसके अंदर वो अद्भुत मसाला। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग थे जो हम सब घूमने निकले थे। उस दिन आई थिंक रेसिडेंसी जाने का प्लान था, तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि क्या डलता है इस मसाले में। तो वो जो चाचा थे बूढ़े जो समोसे तल रहे थे, उन्होंने बड़ी मतलब नॉटी तरह से उनको देखा और कहा, बता देंगे क्या आपको? और मैं वो कभी नहीं भूल सकती, वो इतना अद्भुत था। उनका ट्रेड सीक्रेट थोड़ी पूछता है कोई उनसे, मसाले में क्या डलता है समोसे के। तो उन्होंने हमको थमा दिया मसाला, आप मज़े लीजिए। पूछ खाए रहे हैं। और फिर हमने वो समोसे खाए और गरम गरम चाय पी। और लखनऊ बहुत सुंदर शहर है और लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो लखनऊ में मैंने वो सब किया है। मैं साइकिल रिक्शा में बैठी हूँ, गंजिंग किया है, इमाम बाड़े में, भूल भुलैया में, बहुत चौक, पुराना इलाका, पुराने एक बहुत राम आसरे की गिलौरी खाई, वहाँ पे एक इजहार सन्स नाम का परफ्यूम का शॉप है, वहाँ गए। वहाँ जो 2-3 लोग थे, उनमें से एक थोड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने शेर और शायरी सुना कर इतने प्यार अद्भुत व्यक्ति हैं वो कि आप शेर सुन के ही अतर खरीद लें। मतलब 4-5 मैंने ऐसे ही खरीद ली। और मेरे साथ जफर भाई थे, वो मुझे हिमांशु लेके गया था, मुझे इशारे भी कर रहे थे कि मतलब ये सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स है, पर क्रेडिट इज ड्यू, वर्क कर रही थी। yes. तो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, पर अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं भी। तो ऐसे मेरे पास बहुत सुंदर तस्वीरें भी है लखनऊ की, और लखनऊ के बारे में बहुत सारा बातें कर सकती हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बात करते करते मेरे जहन में आई। जैसे हम कहीं घूमते हैं और किसी शहर को जानते हैं, तो हम हमारे सारे सेंसेस के थ्रू उसे जानते हैं। जैसे आप भी जब बातें कर रहे थे तो आप खुशबुओं की बातें कर रहे थे, कानपुर की खुशबू, साउंड्स की बातें कर रहे थे। साइट्स तो है ही, लेकिन हर जगह की खुशबू होती है।
एक साउंड होता है, एक साइट होती है, और अगर इनमें से एक भी अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो ऐसा लगता है वो शहर मैंने देखा ही नहीं है। तो मैं जब बनारस गई थी तो मैं बस कोविड से ठीक होकर, मेरा रिपोर्ट ठीक ठाक आया था, नॉर्मल आया था और मैं ठीक थी, मुझे कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन मैं ऐसे टेस्ट में कोविड पॉजिटिव थी तो मैंने क्वारंटाइन कर लिया था अपने आप को। वो ख़त्म होते ही मैं बनारस गई थी तो मैं ठीक से सूंघ नहीं पा रही थी, मेरी नाक अभी भी बंद थी, तो मैंने बनारस को सूंघा ही नहीं है। मुझे नहीं पता उस शहर की खुशबू कैसी है, तो मेरे दिमाग में वो शहर वैसा नहीं है जिसको मैंने घूम लिया है, वो टिक मार्क नहीं लगा है उस पर। मैं बनारस फिर जाऊंगी, मैं सारे घाट घूमूंगी, और मैं बहुत घूमी हूँ बनारस में, लेकिन मैंने स्मेल नहीं किया बनारस को, तो मेरे दिमाग में वो मेमोरी अधूरी है। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि बनारस की खुशबू कैसी है। आप एक कटोरा लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस आसमान जितना बड़ा कटोरा, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, जिस पानी में अगरबत्ती की राख, कुछ गंदले, कुछ ताज़े गेंदे के फूल और कुछ गीले आटे जिनके दिए बस अभी अभी चुके हैं, उनकी गंध हो। आप इसमें दुनिया की तमाम बेहतरीन कचौड़ियों से उठने वाले सुवास को मिला दीजिए, और आप एक खुशबू ध्वनि की होती है, अलग अलग मोहल्लों से आती आरती की, अजान की, भजन की, कीर्तन की, रियाज की खुशबुओं को मिला दीजिए। फिर आप इसमें थोड़ा सा केले के तने को मिला के, तम्बाकू को जला के जो किमाम बनाया गया है, वो जो पान पर शहीद हो गया है और मुस्कुरा रहा है, और बढ़िया बने कत्थे की खुशबू, इसको मिला दीजिए। फिर आप किसी बर्तन में दूध दही को इकट्ठा करने के बाद उससे जो गंध उठती है, वो दूध या दही घी वाली गंध, थोड़ी सी वो डाल दीजिए इसमें। थोड़ी सी आप उस मेथी की खुशबू डाल दीजिए जो कद्दू की सब्जी में पड़ती है, थोड़े चने के साथ। इन सारी खुशबुओं को मिला दीजिए, और सबसे आखिरी में आप इसको मिलाइए इसमें शास्त्रार्थ करती आवाज़ों की खुशबू, पप्पू चाय वाले की खुशबू, लेमन टी घाट पर बेचने वाले लोगों की नींबुई खुशबू। इन सारी खुशबुओं को, सारे औघड़ पने को, नींद में अलसाते उन आशिकों को जो अपने अपने पीजी और हॉस्टल से बाहर आए हैं, प्रेम में पगी घाट पर ठिठुरती एक रात बिताने के लिए, गांजे का दम मार के सोए से लोगों की खुशबू को इसमें मिला दीजिए। किसी के बालों के जुएं बीनते बंदर के भौचकपन को इसमें आप मिला दीजिए, उसके चौकन्नेपन की, इन सब को मिलाइए। सुबह बनारस को मिलाइए, शाम को घाटों पर तिरते लोगों की खुशबू मिलाइए। ऐसे तैयार होता है बनारस, जो ऐसा लगता है कि किसी ने एक तागे पर गंगा के इस पार से उस पार सूरज की रोशनी की मानिंद खींच दिया है, और पलक झपके तो लगे कि ये तो किसी करघे का, किसी कबीर का पहला वाक्य है, या कि कोई बनारसी साड़ी है। बनारस इज लव। बनारस चिंतन का नहीं, ये मुझसे किसी बनारस के ही विद्वान ने, और बनारस में लोग यूं ही चलते चलते बहुत गहरी बात कह देते हैं। उन्होंने कहा था बनारस चिंतन का शहर नहीं है, तो मैं चौंका। विद्वानों का शहर, जहां शंकर ने आके शास्त्रार्थ किया हो। तो मैंने कहा फिर? बोले बनारस अवलोकन का शहर है। वाह। और मैंने पहले भी काशी काशी का जिक्र, कितनी ही किताबें, कितने महान साहित्यकार हुए हैं। आप, एक कहानी है जयशंकर प्रसाद की, गुंडा। वो गुंडा था, काशी का गुंडा। ओफ, क्या अद्भुत कहानी है साहब। आप उसको पढ़िए, आप शिव प्रसाद सिंह को पढ़िए, आप काशीनाथ जी का मैंने जिक्र किया ही, भारतेंदु क्या कमाल के इंसान थे। हिंदी के पुनर्जागरण के पुरोधा तो थे ही, अद्भुत व्यक्ति। तो बनारस वो एक शहर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी शहर में आप कई दफ़ा गए, यारी कायम नहीं हुई, और फिर इत्तेफाकन कोई मिल गया? जैसे मैं पटना गया शुरू में कई बार, तो ऐसे देखा समझा। फिर एक रोज़ मैं पटना से लौट रहा था, तो एयरपोर्ट पे मुझे एक व्यक्ति मिले। आप उन व्यक्ति को यूँ समझिए कि हमने चाचा चौधरी को एक खास स्वरूप में देखा है डायमंड कॉमिक्स में हमेशा। चाचा चौधरी जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हुए उस संधि काल में, उस देहरी पे कहाँ रहे होंगे।
वो कुछ कुछ वैसे दिखते हैं। अजय भैया हैं, कमाल के आर्टिस्ट हैं, पटना आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो मुझे एयरपोर्ट पे पहली बार मिले, उन्होंने कहा अच्छा मैं ललन टॉप देखता हूँ। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, बात होने लगी, कुछ फैब्रिक पे बात होने, उन्होंने अपना सूटकेस वहीं खोल दिया एयरपोर्ट पे। उनके पास कुछ पुराना सूट था, कुछ पुराने खादी के कपड़ों का थान था, और उसमें से एक थान से लोबान की खुशबू आ रही थी नैसर्गिक रूप से। फिर वो बताने लगे अलग अलग कपड़ों के बारे में, और ऐसे हमारी दोस्ती कायम हो गई। मैं देवियों सज्जनों ये बात पूरे दावे से कहता हूं, भोजन की देवी मां अन्नपूर्णा के बाद यदि इस दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा विविधता से भरे हुए दही कोई जमाता है तो हमारे अजय भैया हैं। जाफरान का दही, बड़ी इलायची का दही, काली मिर्च का दही, अलग अलग फ्लेवर, अनारदाने का दही, इतना अद्भुत होता है। और मैं इतना मक्खन इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि अब बिहार में चुनाव है तो मुझे जाना है, तो उनको पता होता है सौरभ आ रहा है, तो वो एक अलग सकोरा दही का, मतलब मैं सिर्फ दही खाने के लिए उनके घर जाके वापस लौट सकता हूँ। तो उनसे जब मेरी मित्रता हुई और फिर उनके जरिए कई और लोगों से, तो वो शहर एक नया रंग खोलता दिखा, क्योंकि गंगा जी के किनारे उनका घर है, वाह, है ना, मौलश्री का पेड़ है बड़ा सा। तो ऐसे ही रायपुर में हुआ, पहले कुछ एक बार गया, फिर हमारे रायपुर में दोस्त बन गए, लॉ ग्रेजुएट हैं, जिनेंद्र पारिक हैं, हर्ष हैं, एक आलोक पुतुल जी हैं, बड़े सम्मानित जर्नलिस्ट हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी वहीं रहते हैं जी रायपुर में। बिल्कुल। हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे एक मित्र हैं ओपी चौधरी, वो पॉलिटिशियन बन गए, वो बीजेपी में हैं। फिर एक हमारे मित्र हैं, वो कांग्रेस के विधायक हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग मित्र जब बन गए, तो रायपुर मुझे बहुत घर जैसा लगता है। मतलब हमसे कोई पूछे रायपुर चलोगे, मैं कहूँगा हाँ चलूँगा। सारे गली कूचे वहाँ के नाप लिए हैं, यहाँ क्या मिलता है, वहाँ क्या मिलता है। मेरे साथ ऐसा कोलकाता के बारे में हुआ। कोलकाता में एक बहुत बड़ा गुजराती समाज है जो बहुत गुजराती नाटक देखते हैं, वहाँ पे कुछ करते भी हैं। तो गुजराती नाटकों के सिलसिले में मैं कोलकाता पहले जा चुकी थी, 2-4 बार हर नाटक के शोज़ वहाँ हो चुके थे। एक दफ़ा मैं कोलकाता गई जब नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन ही हमारे शोज़ थे। तो बस नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में जब कोलकाता एक अलग तरह की चमक लिए टिमटिमाता है, तब मैं कोलकाता में थी। और मेरे एक मुंबई के दोस्त जो एक टीवी चैनल में काम करते थे, वो इंसिडेंटली वहाँ पर थे। हमारी ऐसे ही मैसेजेस पर बात हुई, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हैप्पी नवरात्रि। और उसने कहा मैं घर आया हूँ कोलकाता, और वो बंगाली नहीं है। तो ये अज्यूम करना कि उनका घर या उनका होम टाउन कोलकाता होगा, मेरे लिए बहुत अजीब सी बात थी। हम मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें पंडाल हॉपिंग ले चलता हूँ। तो पंडाल हॉपिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कोलकाता में। नवरात्रि में अलग अलग पंडाल पर जाकर डेकोर देखना, दर्शन लेना। तो मैं अष्टमी और नवमी की रात उनके साथ पूरी रात पंडाल हॉपिंग कर रही थी। और मुझे अब एरिया याद नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर पंडाल मैंने वहाँ देखा था, देवलोक नाम का, सरियल सा डेकोर, इतनी माइन्यूट डिटेल्स पर उन्होंने अटेंशन दिया था और इतनी सुंदर सजावट। तो कोलकाता को मैंने बहुत अलग लाइट में देखा। तो उसके पहले 3-4-5 बार जब मैं कोलकाता जा चुकी थी, तो वैसा नहीं लगा था जैसा वो 2 दिनों में, अष्टमी नवमी के दिन ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझे बुलाया और गले लगा लिया। हालांकि एक दफ़ा हमारे दोस्त हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शीतांशु कुमार, हमारे क्लासमेट, जो मैंने बोला था बहुत जल्दी प्रोफेसर हो गए। हम और वो लगभग 7-8 घंटे पाँव कोलकाता घूमे लगातार एक ही दिन में। तो हमने पुराना कोलकाता पूरा, अच्छा यहाँ लोहे की वो यहाँ पे वो अंगीठियाँ बन रही हैं, ये इस गली में ये हो रहा है, अच्छा यहाँ रुक के ये खा लिया। वो बहुत अद्भुत दिन था। किसी भी शहर को, बीकानेर आप जाइए, पाँव पुराने बीकानेर को नापिए। जोधपुर अद्भुत शहर है, बहुत घर जैसा लगता है, खान पान का बड़ा उल्लास है वहाँ पे। 2 शहर हैं विदेश के जो मुझे घर जैसे तो नहीं लगते हैं, पर बड़े तफरी के हिसाब से, तफरी घर हो ना अगर एक कि दोस्तों के साथ मौज करने जाना है, तो एक शहर है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क का सबसे कमाल का बरो। मैनहट्टन आप पाँव घूमिए, कमाल का है, बहुत विविधता है वहाँ पे। और दूसरा शहर जहाँ मैं अभी 2 बार गया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है मैं बार बार जाऊँगा,
वो है बर्लिन। बर्लिन का खाना, बर्लिन के लोग, बर्लिन की शराब, बर्लिन का संगीत, बर्लिन की ग्राफिटी, बर्लिन का इतिहास, भूगोल, उसकी बगावत, उसके अतीत के बोझ, सब कुछ उसे बहुत नायाब शहर बनाता है। मेलबर्न मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत कल्चर है वहाँ पर, और वहाँ पे एक बहुत पुरानी ट्राम चलती है जिसका जी। डिब्बा वही है जो पहले दिन से है, वैसा ही लकड़े का डिब्बा है जिसमें एक बहुत ही पुराने से जेंटलमैन बैठते हैं जो आपके टूर गाइड नुमा बस उस ट्रैब के कंडक्टर होते हैं, जो आपको दिखाते चले जाते हैं ये इस तरफ ये है, उस तरफ वो है। पर्याप्त बोरियत और इंटरेस्ट की बिल्कुल बीच की गोल्डन लाइन पर वो ये सारा निवेदन करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वो हॉप ऑन हॉप ऑफ ट्राम है, आप उसका एक दिन का टिकट खरीदें तो आप कभी भी उसमें चढ़ सकते हैं और कभी भी उससे उतर सकते हैं। ये एक कारण है। दूसरा एक कारण है निरंजन और अवंती, ये दो बहुत ही कमाल के लोग। मैं जब मेलबर्न पिछली बार गई थी तो मैं बहुत बीमार हुई थी, बहुत ज़्यादा। और मेलबर्न में मुझे गरम गरम खिचड़ी बनाकर एंटीबायोटिक खिलाकर सिर्फ इन दोनों ने ठीक किया है। वो 3-4 दिन जो मैं मेलबर्न में रही, अब वो शहर मुझे घर जैसा ज़रूर लगता है। चलिए साहब, आखिरी में आप कितनी भी घर जैसी बातें कर लें शहर के बारे में, पर घर तो एक ही है, थाना आटा है, गांव का नाम जमारी है, सड़क है, ठेले ज़्यादा आ जाते हैं तो कहीं कहीं से बैठ जाती है। बड़े कुशल ड्राइवर ही उसके तंग रेलवे पुल के नीचे से बिना खरोंच के बड़ी गाड़ी निकाल सकते हैं, बशर्ते बम्बा ना चल रहा हो। और एक तालाब है जिसके किनारे लगभग हर तालाब की तरह महादेव की छोटी सी मठिया है। एक तालाब के एकांत को, बल्कि कहें कि उसके अकेलेपन को साझा करता पीपल का पेड़ है। एक पुलिया है, बहुत सारे खेलते रगेतते टायर पे डंडा मार के भागते बच्चे हैं। एक कुछ गंदला कुछ धुंधला प्राइमरी का स्कूल है। या की एक याद है कि धुन जहाँ से शुरू हुई थी वहीं वहीं लौट के आएगी, क्योंकि माँ कहती है कि हमारा नरा वहाँ गड़ा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो नार है वो जहाँ गाड़ी जाती है तो ये माना जाता है कि आदमी लौट के वहीं आता है जी। नार गड़ी है। अब ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। मैं जाते जाते, चूँकि हमने आज शहरों से मोहब्बत की बात कही, हम सारे फसाने नहीं कह पाए, वक्त की पाबंदी है। एक डॉक्यूमेंट्री है, और मैंने अब तक अपने जीवन में जितनी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, तमाम कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज़, वो मेरे जहन से नहीं उतरती। कानपुर शहर का इससे ज़्यादा सम्यक चित्रण किसी सिनेमा में नहीं हुआ होगा। कटियाबाज़, ये इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है। गाइस, आई स्ट्रांगली रेकमेंड। फहद मुस्तफ़ा और दीप्ति, उन्होंने मिलके बनाया है। 3 किरदार हैं, और ये कुछ भी फिक्शन नहीं है, कहीं भी वॉइस ओवर नहीं है। 1 घंटे 24 मिनट की फिल्म है, ये डॉक्यूमेंट्री है। एक कटियाबाज है, कटियाबाज बोलते हैं उसको जो अवैध ढंग से बिजली के तारों में ऐसे चुंगी फंसा के आपके घर में बिजली लेके आता है। अवैध है ये काम। सब लोग उसको लोहा सिंह बोलते हैं। छोटा सा किरदार, गुटखा खाई, कॉमिक ट्रेजिक का मिला जुला रूप है। उसकी शादी नहीं हुई, माँ कुछ कुछ बोलती रहती है। एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, सख्त और पारिवारिक मोर्चे पर परिवार सी IAS ऑफिसर है ऋतु माहेश्वरी, जो कानपुर की बिजली की टॉप संस्था की मुखिया है और उस पूरे मेस को ठीक करना चाहती है। कानपुर में जो बिजली का बहुत संकट होता था पहले। और एक तेज तर्रार, समर्थकों की नज़र में रॉबिन हुड और विरोधियों की नज़र में आतंक पैदा करने वाला विधायक है हाजी इरफान सोलंकी। ये 3 किरदार हैं जिनको कैमरा चेस करता है। लाइट चली गई, लाइट आ गई, इन सब के बीच अद्भुत काम है। तो कटियाबाज मेरी रेकमेंडेशन है। आप अपनी रेकमेंडेशन बताइए, और एक गीत तो हम सुनते ही हैं जी, परंपरा है। आप ही की एक डॉक्यूमेंट्री है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जो बीहड़ पर बनी है, चंबल बीहड़ 2.0। व्हाट अ ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री। आई थिंक इफ अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देखिए, ललित टॉप पर ही है। एक किताब है एंथनी बोर्डेन की,
जिसका नाम है कुक्स टूर। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं वो, और बहुत अलग अलग जगहों पर घूम कर फूड के नज़रिए से उन्होंने ट्रैवल को एक्सप्लोर किया है। तो उसे भी अगर आप पढ़ना चाहे तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, पर ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। आपने जिक्र किया, किसी को दिल्ली का इतिहास समझना हो तो खुशवंत सिंह का एक नॉवेल है दिल्ली, जी, इतना कमाल का है। और राना सफवी एक विद्वान है दिल्ली की ही, उन्होंने दिल्ली पे बहुत कमाल की किताबें लिखी हैं, और विलियम डैलरिम्पल तो हैं ही। जी। तो आपने नार गढ़ी है के बारे में कहा। ये रिचुअल हमारे यहाँ नहीं होता, या ऐसा एक्चुअली नहीं कहा जाता, लेकिन नार जुड़ी है ज़रूर कहा जाता है, नार जोड़ लिया है। तो बस जब आप कह रहे थे तो मैं सोच रही थी मेरा ये ऐसा कनेक्शन किससे है। मैं बहुत जगह घूमती हूँ, बहुत अलग अलग भाषाएं बोलती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सहज होता है कहीं घूमना, कहीं की भाषा समझना, क्योंकि आप एक कोई कॉमन लैंग्वेज तो ढूंढ ही लेते हो। लेकिन अगर कहीं परदेश में, दूसरे किसी शहर में, या भारत में, या बाहर कहीं भी मुझे कोई मराठी बोलने वाला मिल जाता है ना, तो एक सडन घर वाली फीलिंग आती है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है मेरी भाषा से मेरी ये नाल जुड़ी हुई है। तो जहाँ जहाँ मराठी बोली जाती है, जहाँ जहाँ मराठी लोग मिलते हैं, वहाँ वहाँ मुझे पल दो पल के लिए सही घर जैसा ज़रूर लगता है, जिस शहर में मैं जाऊँ। तो ज्ञानेश्वर महाराज, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने बहुत सुंदर अभंग लिखे हैं। उनका एक अभंग है जो मराठी भाषा के बारे में है। जी। मराठी भाषा जो बोली जाती है उसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो ज्ञानेश्वरी से आते हैं, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने व्याकरण सम्मत किया मराठी भाषा का। बिल्कुल। और बहुत योगदान रहा है उनका मराठी भाषा जो अब बोली जाती है उसको बनाने में। तो उन्होंने लिखा है मराठी भाषा के बारे में। एक छोटा सा पौधा मैंने लगाया मराठी भाषा का, और आज उसकी बेल चढ़कर आसमान तक पहुंच गई है। देखो मेरी मराठी भाषा कितनी बड़ी हो गई है। तो ये वो गीत है, इसे हृदयनाथ मंगेशकर ने संगीत दिया है और लता जी ने गाया है। तो काफ़ी कठिन सा गाना। गुड लक। ट्राई। इवले से रोपा लावियले द्वारी, इवले से रोपा लावियले द्वारी, तयाचा वेलू गेला गगनावरी, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले वेचिता बहरू करियासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। घर जैसी बातों में आज के लिए इतना ही। वो कौन से शहर हैं, मोहल्ले हैं, गांव हैं, चौबारे हैं, चबूतरे हैं जो आपको घर सी गमक, घर सी सुरक्षा, घर सी राहत देते हैं, ज़रूर बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहे। अगर आप चाहें तो हमें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। हमारा पता है घर जैसी बातें, फिल्म सिटी 8 ये नंबर है, प्लॉट नंबर है, मीडिया प्लेक्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश। हमें आपकी चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। अगर आप हमें चिट्ठियाँ भेजेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजेंगे, तब हम कोशिश करेंगे कि हम एक और सीज़न लेकर आएँ घर जैसी बातों का। बहुत बहुत शुक्रिया।